Good evening. Am I audible? If yes, then type in the chat box. Good evening. Good evening, all of you. I can see here so many participants. Okay, again one of the very important session because आज के सेशन की खासियत ये है कि जीएसटी से रिलेटेड उस पार्ट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें मैक्सिमम लायबिलिटी क्लाइंट्स को आती है, जिसमें मैक्सिमम शो कॉज नोटिस आती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा होने वाला है। So let me quickly ask you a question. What is your energy level for this session? 1 is the lowest energy, 10 highest energy. My energy level is 10 out of 10. What about you? Quickly type in the chat box. और जो भी मैं कमेंट्स आपसे मांगता हूं, यू टू इमीडिएटली गिव योर कमेंट्स इन द चैट बॉक्स। मैं जनरली आपको सजेस्ट करूंगा कि व्हेन एवर देयर इज द लाइव सेशन, थोड़ा आप जल्दी ऑफिस से आओ या फिर अगर मान लो कोई दूसरी भी एक्टिविटी कर रहे हो तो इंश्योर करो कि आप 7 सवा 7 बजे तक वो सब कुछ कंप्लीट करोगे। टेक अ ब्रेक फॉर 10-15 मिनट्स एंड हाफ एन आवर का ब्रेक मैं सजेस्ट करूंगा। देन ओनली be in this then you should be in this session so that you're fresh रहोगे because you'll be with me for the next 2 hours। बहुत सारी हम इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, कोई जनरल बातें हम नहीं करने वाले, कोई जनरल डिस्कशन नहीं होगा। हम जो भी डिस्कशन करेंगे दिस इज समथिंग वेरी मच रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल फ्यूचर और ऑब्वियसली इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, आपका ध्यान होना चाहिए जो भी मैं आपके इंपॉर्टेंट बातें आपसे करूंगा। ओके, एंड फॉर दैट पर्पस यू शुड बी द फ्रेश। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नाउ let me ask you a very simple question once again. If you're attending this session first time, type in the chat box first time, बिकॉज जो भी न्यू पार्टिसिपेंट्स है उनके लिए मेरा ओरिएंटेशन सेशन होने वाला है। बहुत कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ कि एजुकेशन सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, क्या होता है। ओके, टाइप इन द चैट बॉक्स फर्स्ट टाइम इफ यू आर अटेंडिंग दिस सेशन फर्स्ट टाइम। और जो भी मैं कमेंट्स मांगता हूँ, आई वांट योर फीडबैक इमीडिएटली बिकॉज जब भी आप कमेंट्स जब आपके चैट बॉक्स में मेंशन करते हो ऑब्वियसली एक एनर्जी क्रिएट होती है सेशन में। आई नो दैट ऑल ऑफ यू आर सिटिंग एट द रिमोट लोकेशंस और इसमें एक्चुअली जब आप ये यानी जब आपके फीडबैक्स आते हैं तो दैट्स ए लॉट ऑफ एनर्जी। दूसरा ये है कि सबको लगता है कि यस इट्स बीन अ वेरी लाइव ग्रुप। ओके, चलो लेट मी क्विकली शेयर यू द स्क्रीन टू यू हियर। Okay, I've shared the screen here. So important points to be noted for this session: keep your cell phone on mute mode. डबल चेक करो अगर आपका सेल फोन म्यूट मोड पे नहीं है तो ओके, इंश्योर दैट इट शुड बी ऑन म्यूट मोड बिकॉज आपका माइंडसेट होना चाहिए जैसे कि आप क्लासरूम में बैठे हो। अगर क्लासरूम के माइंडसेट से अगर आप ये सेशन अटेंड करोगे तो आपको क्लासरूम में जितना समझता है, जितना सीखने के लिए मिलता है उससे बहुत ज्यादा सीखने के लिए मिलेगा। Okay, let me tell you that, and I am very confident that you will learn much a lot than your classroom teaching. सिर्फ उस वो माहौल होना चाहिए आपके सामने। वैसे ही सी as a faculty's work, I'm going to do that, but आपकी involvement जरूरी है so that you will get the best out of this session. So and attend this session on the peaceful place. अगर किसी noisy place पे तो ensure करो peaceful place से session attend कर रहे हो and then keep your pen and paper ready. Are you ready with your pen and paper? If yes, type in the chat box ready because again कोई जनरल सेशन नहीं है, कोई हम जनरल बातें नहीं करने वाले। कहीं ना कहीं पे हम जो बातें करेंगे वो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को डायरेक्ट अफेक्ट करेगा और इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप नोट करो। मैं अलग से टाइम नहीं देता हूं बिकॉज ऐसे नहीं मैं कभी भी आपको बोलूंगा कि अरे मेरे स्लाइड में इसकी नोट करो, नहीं। यू आपकी नोट रनिंग नोट्स हमेशा होनी चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट है you must note down that. Okay, so now let's proceed further. So there will be the orientation part. आज का एजेंडा पहले हम डिस्कस करते हैं। एक शॉर्ट ओरिएंटेशन होगा न्यू मेंबर्स के लिए। ओके, उसके बाद दो इंटरेस्टिंग माइंडसेट नेटवर्किंग थीम पे हम बात करेंगे। इनकम टैक्स असाइनमेंट्स और जीएसटी असाइनमेंट की फीस क्या होगी और उसके बाद हमारा जीएसटी का सेशन होगा। ब्लॉक क्रेडिट का सेशन है, सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है इसलिए मैं चाहता हूं कि ये आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है बिकॉज ये जो सेशन है ब्लॉक क्रेडिट में सिर्फ एक सेशन में कंप्लीट करता हूं और बिलीव में अगर आपके ब्लॉक क्रेडिट रिलेटेड अगर
कुछ भी अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो इट विल कंप्लीटली बी रिजॉल्व। ओके, अगेन एक बार वापस कहता हूं, आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। बिकॉज मैं कितना भी आपको नॉलेज देने की कोशिश करूं, तब तक आपको नॉलेज नहीं मिलेगा जब तक आप खुद लेना नहीं चाहोगे। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन एंड दैट इज माइंडसेट एंड नेटवर्किंग थीम ऑफ द वीक। Okay, are you excited to know today's mindset and networking theme? If yes, quickly type in the chat box. Excited, super excited. बहुत इंटरेस्टिंग थीम्स है ये दोनों, बिकॉज ये थीम से क्लाइंट एक्विजिशन आपके लिए इजी हो जाता है या फिर टफ होता है। अगर आप क्लाइंट्स को फीस कितनी कोट करनी चाहिए, ये अगर आपको पता नहीं होता है तो ये डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो again, whenever I'm asking the comments, everybody should supposed to mention the comments in the chat box. So chalo, now let's start with the first part here, fees for the income tax assignment. मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। At the initial stage, आपके लिए क्लाइंट एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज जैसे जैसे क्लाइंट्स बढ़ते हैं, ऑब्वियसली आपकी फिक्स कॉस्ट कवर होती है, उसके बाद में आप थोड़ा सा आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट होता है, एंड देन यू एस्टैब्लिश। अब कोई भी क्लाइंट आपसे जब जुड़ता है तो वो आपसे फीस पूछेगा, कितनी फी चार्ज करोगे। तो अगर आपकी फी मार्केट स्टैंडर्ड्स की इतनी नहीं होगी तो वहां पे थोड़े ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपके हाथ से बिजनेस निकल जाएगा। बिकॉज जरूरी, बट मैं और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं कि आपकी फी मार्केट स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। यू कैन हैव हायर फीस ऑल्सो, बट वो तब जब आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बनने के बाद, क्रेडिबिलिटी, लेट मी टेल यू दैट, जब क्रेडिबिलिटी एक बार जब बनती है, ऑब्वियसली इवन इफ यू चार हायर फीस, लोग फिर भी आपको फीस देंगे। पर जब तक क्रेडिबिलिटी आपकी नहीं बनती है, तब तक आपकी फी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने ये पार्ट यहाँ पे किया है कि कितनी फी आप चार्ज करोगे इनकम टैक्स असाइनमेंट के लिए। एंड देन यू शुड बी वेरी डिप्लोमेटिक ऑल्सो। कुछ असाइनमेंट्स होते हैं जिनमें फी से ज्यादा क्लाइंट से बातें करना या क्लाइंट से कनेक्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो लेट अस सी वन बाय वन। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो इनकम टैक्स की केस में, जैसे कि पैन कार्ड, कोई भी आपसे जुड़ता है, पहली बात जुड़ेगा उसमें, सर मैंने पैन कार्ड निकाल के दो। अच्छा, पैन कार्ड कितनी फी आप चार्ज करोगे? तो जनरली गवर्नमेंट की फी होती है 110, यानी फीस आपको पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट। या 10 एप्लीकेशन फी होती है 65 रुपीज, गवर्नमेंट को इतना पे करोगे आप। अब क्वेश्चन ये है कि सर हम क्लाइंट से कितने चार्ज करें, कितना चार्ज करोगे आप? अब देखो ये बहुत बहुत कॉमन होता है कि ये यानी पैन कार्ड अप्लाई करना। आप अगर क्लाइंट को बोलोगे कि सर मैं 1500 रुपया फी चार्ज करूंगा, तो उसको बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि मार्केट में 500-400 रुपए में भी फी चार्ज करने वाले लोग होते हैं इस केस में, पैन कार्ड के केस में। अब यहाँ पे आपको थोड़ा अलग सोचना है। आपको सोचना ये है कि कोई भी क्लाइंट अगर आपके पास पैन कार्ड के लिए अगर आता है, तो वो आपके पास ही रिटर्न होना चाहिए। पैन कार्ड निकालना ये वन टाइम टास्क होती है लाइफ में। ऐसे नहीं कि हर साल पैन कार्ड निकालना है, वंस इन अ लाइफ टाइम। तो अगर कोई क्लाइंट आपसे जुड़ता है तो वही वो आज आपकी क्रेडिबिलिटी अगर उसके मन में बन जाती है, तो ही इज गोइंग टू कंटिन्यू विथ यू फॉर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न ऑल्सो, और जो हर साल में आपको काम मिलता है। तो अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है, अगर आप थोड़ा जनरस माइंड सेट रखते हो, तो आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि सर गवर्नमेंट की फी 110 रुपया है, तो आप मुझे 110 रुपया भी देंगे, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको उसको, अब देखो इससे बहुत सारे मैसेजेस क्लाइंट को दे रहे, यू कैनॉट चार्ज टू द क्लाइंट मोर देन 500, क्योंकि ज्यादा उसको लगेगा कि आप बहुत महंगे कंसल्टेंट हो। एक्चुअली 500 रुपीज, 1000 ज्यादा ही नहीं थी, पर वो उसको 10 लोग बताने वाले होते हैं कि 100 रुपए पैन कार्ड की बाहर गवर्नमेंट की फी हो, 200 तो 400 रुपये आप ले रहे हो, 4 गुना ज्यादा। तो इसलिए इस वजह से आप चार्ज कर सकते हो 500 रुपीज, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि चलो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है क्लाइंट के केस में, कि आप उसको बोलोगे सर गवर्नमेंट की फी दो, मैं आपको ऐसे फ्री करता हूँ आपका काम, बिकॉज दिस इज व्हाट आई जनरली डू। तो उसको लगता है कि आप मनी माइंडेड भी नहीं हो। बट अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू कि आप फ्री में ही करो। ओके, इट इज नॉट लाइक दैट, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट द डिफरेंशिएट। ओके, क्लाइंट को आपको बेसिकली जो है यानी क्लाइंट शुड सपोज टू वी कम्युनिकेटेड कि आप मनी माइंडेड नहीं हो और आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करोगे। ओके,
और ये इससे आप एक छोटा सा एग्जांपल से भी ये प्रूव होता है। सिमिलरली 10 के केस में भी सेम है, 65 रुपीज गवर्नमेंट की फी, कुछ ज्यादा फीस है ही नहीं। ओके, 10 यानी 10 नंबर अगर निकालना टीडीएस के लिए तो यू कैन चार्ज इवन 500 रुपीज एट द मोर। ओके, अब दूसरा एक आपके पास काम आता है एंड दैट इज सैलरी रिटर्न फाइलिंग का, है ना। अब जुलाई में आपके पास काम आएगा सैलरी रिटर्न का, तो कितनी फी चार्ज करो। तो मैंने अभी मॉडल फी स्ट्रक्चर दी है। अगर फॉर्म 16, एक फॉर्म 16 है तो यू कैन चार्ज 500 रुपीज। और अगर मान लो एक से ज्यादा फॉर्म 16 है, यू कैन चार्ज 750 एंड अबव। अब देखो मैंने फी कैसे मेंशन किया, मैंने ऐसे नहीं कहा कि 500 चार्ज करो, 500 एंड अबव, डिपेंड्स ऑन द क्रिटिकलिटी, बट डोंट चार्ज लेसर देन 500 चंद्र, क्योंकि इतनी फी तो आपको मिलनी चाहिए। ओके, एक से ज्यादा है तो चार्ज एटलीस्ट 750 रुपीज। कुछ किसी को अगर आप टैक्स एडवाइस कुछ कर रहे हो छोटा मोटा, तो अगेन यू कैन चार्ज 750 एंड अबव। एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज नॉट अवर फीस। ओके, ये हमारी फीस नहीं है, अवर फीस इज मच मच हायर देन दिस। पर मैं एस्पायरेंट टैक्स कंसल्टेंट्स की बात कर रहा हूँ। इनिशियल आपको सेटअप होना है तो यू शुड चार्ज दिस अमाउंट ऑफ फीस। देन सिमिलरली अगर हम बिजनेस रिटर्न फाइलिंग की फीस की बात करें, तो बिजनेस रिटर्न छोटे मोटे होते हैं जो 44AD सेक्शन के अंडर रिटर्न आप फाइल करते हो। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब आपको बनाना पड़ता है। इसकी फीस आप कितनी चार्ज करोगे, 2500 एंड अबव। ओके, छोटे मोटे बिजनेसेस की, मैं टैक्स ऑडिट के बिजनेसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। छोटे मोटे बिजनेसेस की फी अगेन क्रिटिकल है, यू कैन इवन चार्ज 5000 7000 ऑल्सो। ओके, बट 2500 से कम तो चार्ज मत करो। कैपिटल गेन्स का रिटर्न, अगेन कैपिटल गेन्स रिटर्न प्रोफेशनल फी मैंने यहाँ पे 2000 एंड अबव बताई है। ओके, अगेन एक आध दो एंट्री है, ये एक आध एसेट सेल हुआ है 2000, इट्स ओके। शेयर्स के केसेस में मल्टीपल एंट्रीज हो सकती है, तो इवन यू कैन चार्ज 2500 एंड अबव। ओके, तो दिस इट डिपेंड्स अपॉन एक्चुअली अगेन द केस टू केस बेसिस हियर। अगर आपको काम क्या करना पड़ता है, तो कैपिटल गेन का वर्किंग करना पड़ता है, देन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आपको बनाना पड़ता है। दिस इज द वे द वर्क शुड सपोज टू बी डन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। अगर ये बिजनेस इनकम आप फाइल करते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस एंड कैपिटल गेन इनकम अगर होता है और इसका रिटर्न फाइल करते हो, तो यू कैन चार्ज 3500 एंड अबव फीस। अगेन जिसमें मिनिमम फीस की बात कर रहा हूं, आपको ज्यादा आप ऑब्वियसली चार्ज क्लाइंट को कर सकते हो। टीडीएस रिटर्न फाइलिंग, अगेन मैंने यहाँ पे बहुत कम फीस आपको बताई थी, मिनिमम 1000 एंड अबव। अगर मान लो एक आध दो एंट्री है, उसके फॉर्म 24Q या 26Q में जो सैलरी या अदर सैलरीज के लिए होता है, तो मिनिमम 1000, बट द फीस कुड बी लाइक अप टू 5000 ऑल्सो। अब जैसे आप एस्टेब्लिश होते हो इस फील्ड में, तो यू कैन चार्ज यू द 5000 रुपीज ऑफ फीस फॉर द पर टीडीएस रिटर्न। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जीएसटी असाइनमेंट्स। जीएसटी असाइनमेंट, रजिस्ट्रेशन फी जीएसटी की, यानी कोई भी क्लाइंट आपसे अगेन जुड़ता है जीएसटी में तो रजिस्ट्रेशन से। अगर कोई इंडिविजुअल प्रोपराइटर का अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो यू शुड चार्ज एटलीस्ट 1500 रुपये आप चार्ज कर सकते हो, ज्यादा मत चार्ज करो। बिकॉज लोगों को पता होता है कि रजिस्ट्रेशन के फी लोग 1000 1500 2000 में करने वाले मिल जाते हैं बाहर, तो 1500 रुपये से ज्यादा इंडिविजुअल का चार्ज मत करो। कंपनी है तो 3000 एंड अबव। Okay, but this again depends upon the किस टाइप की कंपनी है। एमएनसी है तो you can even charge 5000 rupees. Okay. Then फाइलिंग ऑफ मंथली रिटर्न्स पर्सन अदर देन कंपोजिशन, मंथली रिटर्न्स की फी कितनी चार्ज करोगे आप, तो आप चार्ज कर सकते हो मंथली रिटर्न में 750 पर मंथ एंड अबव। जनरली बहुत सारे कंसल्टेंट 1500 रुपया पर मंथ चार्ज करते हैं, तो अगर आप थोड़ा एस्टैब्लिश हो जाते हो तो यू कैन चार्ज इवन 1500 रुपीज पर मंथ टू द क्लाइंट। अब ये बहुत अच्छा असाइनमेंट होता है जीएसटी का, बिकॉज जीएसटी के असाइनमेंट की खासियत ये कि इसमें कंटिन्यूस आपको इनकम मिलता है हर मंथ में। और टैक्स कंसल्टेंसी प्रोफेशन में इसका अलग ही इंपॉर्टेंस होता है, जो इनकम आपको कंटिन्यूसली मंथली बेसिस पे मिलता है। सिमिलरली अगर आप जीएसटी 9 फाइल करते हो क्लाइंट का, तो उस केस में यू कैन चार्ज मिनिमम 5000 रुपीज। सिमिलरली अगर आप 9C भी फाइल करते हो क्लाइंट का, तो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन चार्ज मिनिमम 5000 रुपीज।
देन फाइलिंग ऑफ द मंथली रिटर्न्स, कॉम्पोजिशन पर्सन का रिटर्न जो है, कॉम्पोजिशन पर्सन के लिए एक होता है CMP 08 का रिटर्न, जिसमें यू हैव टू चार्ज 750 पर रिटर्न एंड अबव, जो क्वार्टरली होता है स्टेटमेंट होती है। सिमिलरली GSTR 4 का जो रिटर्न होता है वहां पे आप मिनिमम 1200 रुपीज आपको फी चार्ज करनी है, जो एनुअली एक ही रिटर्न होता है GSTR 4 का। ओके, तो कंपोजिशन सप्लायर्स के लिए दो रिटर्न होते हैं, CMP 08 कंपोजिशन स्टेटमेंट, ये क्वार्टरली बेसिस पे होता है, और दूसरा जो GSTR 4 है वो एक रिटर्न होता है आफ्टर एंड ऑफ द ईयर। अब GST में बहुत अच्छी बात यह होती है कि GST कंसल्टेंसी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, जो अपॉर्चुनिटी इनकम टैक्स में नहीं मिलती। इनकम टैक्स कंसल्टेंट आपने कभी सुना नहीं होगा, बट GST कंसल्टेंट आपने बहुत बार सुना होगा, बिकॉज GST में एक रिटर्नशिप मॉडल, एक सिस्टम होती है, बहुत लुक्रेटिव मॉडल होता है। एंड लेट मी टेल यू दैट इन आवर ऑफिस और मेजर है, बहुत सारे क्लाइंट्स और रिटर्नशिप पे होते हैं, बहुत अच्छा असाइनमेंट होता है। ऑब्वियसली इसके लिए थोड़ा सा हम और डिस्कस करते हैं, तो इसमें दो टाइप्स के काम आपको मिलते हैं GST कंसल्टेंसी में। होता है वन टाइम कंसल्टेशन, यानी किसी को प्रॉब्लम आया, आपको मिलने के लिए आया, आपने वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, कंसल्टेंसी प्रोवाइड की, आपने फी चार्ज की, खत्म हो गया, वन टाइम कंसल्टेंसी। रिटर्नशिप का मतलब जैसे एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपके घर में वाटर प्यूरिफायर है और कोई किसी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो वो हर मंथ में आएगा, वो मशीन साफ करेगा, फिर कुछ वहां पे कुछ प्रॉब्लम उसको बताएगा, लाइक दैट। तो इसमें क्या होता है, कंसल्टेंट एक मंथली विजिट करता है क्लाइंट के साइट पे, वहां पे क्लाइंट के स्टाफ पे डिस्कशन होता है, GST का रिटर्न भी कभी कभी फाइल करने का काम साथ में मिल जाता है। तो ये होता है रिटेनरशिप मॉडल। अब रिटेनरशिप मॉडल की फीस मिनिमम यू कैन चार्ज 5000 रुपीज पर मंथ। अगेन एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा नॉलेज आपके पास ज्यादा होना चाहिए, जो रिटर्नशिप मॉडल के जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता है, ऑब्वियसली आपका नॉलेज बेस ज्यादा बढ़ता है। ओके, वन टाइम कंसल्टेशन यू कैन चार्ज 3000 एंड अबव। तो अगर इन डेप्थ, अब मैं जैसे बोल रहा हूँ इन डेप्थ नॉलेज का मतलब क्या होता है, सब कुछ GST का पता होना चाहिए आपको, अंदर कोई जरूरत नहीं। इन डेप्थ का मतलब होता है कि कैसे कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसमें आपको ज्यादा डीप में नॉलेज चाहिए। ओके, और ये होता है तो आपका काम बन जाता है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई नया भी इश्यू आता है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, जरूरी नहीं आपको सब कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपको मिलता है, अगर है इससे रिलेटेड, तो दिस इज वेरी वेरी वैल्यू एडेड, okay, to become the GST consultant, because there are number of tax consultants who practice only in the GST. Okay, and this is very very high level work. So this is all about the 2 days mindset and networking theme. So now let's proceed with the next part of the session here, that is input tax credit. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर GST में काम करोगे, यू कैन नॉट स्किप ब्लॉक क्रेडिट, यानी ये ग्रे एरिया है GST में। जो भी शो कॉज नोटिस आते हैं, हर नोटिस में ब्लॉक क्रेडिट का कुछ ना कुछ अमाउंट होती ही है। और सही मायने में अगर आप क्लाइंट को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो, तो आपके ब्लॉक क्रेडिट पे आपकी कमांड होनी चाहिए। और ये सेशन में आप फील करोगे कि यस, योर नॉलेज इज बी शार्पन। जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट हियर। Okay. So in this session, you will feel that your knowledge will be sharpened. So now let's proceed with this. तो ब्लॉक क्रेडिट क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो, क्लाइंट मेक्स मैक्सिमम मिस्टेक्स बाय टेकिंग द ब्लॉक क्रेडिट। अब इसको ब्लॉक क्रेडिट नहीं चाहिए, तो सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती है क्लाइंट की ब्लॉक क्रेडिट में। और जितनी ज्यादा मिस्टेक होगी, ऑब्वियसली उतने ही उसको शो कॉज नोटिस आएगी, ज्यादा होगा और उनको पेनल्टी पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। और ये सब ना हो, इसके लिए उसको टैक्स कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखो, मोर देन 50% शो कॉज नोटिस है इशूड ड्यू टू एरियर टेकिंग क्रेडिट, यानी जो ब्लॉक क्रेडिट है, कहीं ना कहीं पे मोर देन 50% शो कॉज नोटिस में ये कवर होता ही है। देन ड्यूरिंग द GST ऑडिट, अब देखो, जो भी GST ऑडिट होता है, नाउ डेज डिपार्टमेंट इज एक्सटेंसिवली कैरिंग GST ऑडिट।
कितने सारे असाइनमेंट्स हमारे पास आते हैं जीएसटी ऑडिट के, और हर ऑडिट में जो गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है ऑडिट करने वाला, वो जीएसटी में ये जो ब्लॉक क्रेडिट का पार्ट है इसको सबसे ज्यादा फोकस करता है, कि उसको पता है कि ये मिस्टेक होती है यहाँ पे के। और इसीलिए अगर आपकी ये पार्ट पे अगर कमांड होती है तो आपका बहुत कुछ, यानी आपका काम यहाँ पे इजी हो जाता है। तो पहले समझो अभी ब्लॉक क्रेडिट होता क्या है, बहुत बेसिक से हम बात करेंगे। ओके, तो बिफोर दैट लेट मी क्विकली आस्क यू क्वेश्चन, आर यू एक्साइटेड टू नो दिस ब्लॉक क्रेडिट? Okay, if yes, type in the chat box here again, excited, super excited, because जो ब्लॉक क्रेडिट का पार्ट है, अगर आपके मन में अगर ऐसे है कि सर मैं थोड़ा सा खाना खा के, अब मैं खाना खाते खाते ये सेशन कवर करता हूँ, डोंट डू दैट, बिकॉज ये जो मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ पार्ट, इसके बाद आपको ब्लॉक क्रेडिट ओवरऑल कंसेप्ट काफी इजी लगेगा। ओके, the way I'm going to teach you. So don't worry, be with me and you will learn a lot in this part of the session. Okay, so पहले तो समझो ब्लॉक क्रेडिट क्या है। ब्लॉक, अब देखो कॉमन वर्ड है ब्लॉक, आपने किसी का नंबर ब्लॉक किया होगा, क्या होता है ब्लॉक किसी का नंबर करते हो तो क्या वो पर्सन वापस आपको फोन कर पाता है? आपने मान लो नंबर, टेली मार्केटर्स होता है, नंबर आपने ब्लॉक किया मोबाइल फोन में, तो क्या वो वापस फोन आएगा आपको? आंसर है नहीं। सेम थिंग हैपन्स हियर ऑल्सो। अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो क्रेडिट जो है ये हम आपको ब्लॉक करते, ब्लॉक करने का मतलब है आपको ये क्रेडिट नहीं मिलेगी, इनपुट टैक्स की क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। अच्छा सर, ऐसे क्यों किया गवर्नमेंट ने, ऐसा क्या होता है अगर क्रेडिट ब्लॉक होती है? तो चलो इसके बारे में हम अब यहाँ पे डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो एक का मतलब समझो ब्लॉक, यानी जैसे मान लो, लेट मी गिव द सिंपल एग्जांपल टू यू, से ये रोड है और रोड को यहाँ पे ब्लॉक किया, ब्लॉक किया का मतलब क्या होगा? अ पर्सन कैन नॉट मूव फर्दर, ये जा नहीं सकता है, बिकॉज ये रोड यहाँ पे ब्लॉक हो गया। तो ब्लॉक का मतलब है कि दैट ऑब्स्टैकल इज बीन क्रिएटेड and the government has also done created that obstacle in some cases. तो चलो थोड़ा सा हम ब्लॉक क्रेडिट के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। अब जीएसटी में जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया तो उसमें एक बहुत अच्छा एक दो पॉइंट था जीएसटी में, वो ये कि सीमलेस क्रेडिट मिलनी चाहिए। जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के पीछे एक अच्छा गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था, सीमलेस क्रेडिट। अच्छा, सीमलेस क्रेडिट का मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। से ए हैज सोल्ड गुड्स टू बी। अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट है और बी हैज सोल्ड दिस गुड्स टू सी। लेट से ए ने गुड सेल किए बी को 10 लाख रुपए में। अब इसमें लेट से ए हैज चार्ज जीएसटी, हमारे एग्जांपल में 10% रेट है जीएसटी का, तो लेट से 1 लाख रुपीज का जीएसटी चार्ज किया, तो टोटल कितना हुआ? 11 लाख। अब बी ने सेम गुड्स, बी हैज सोल्ड सेम गुड्स टू सी फॉर रुपीज 15 लाख। तो यहाँ पे बीबी जीएसटी चार्ज करेगा, हमारे एग्जांपल में 10% है जीएसटी का रेट, तो ये 1.50 लाख जीएसटी चार्ज करेगा। तो कितना टोटल कितना? 16.50 लाख। करेक्ट। अब देखो, अब जीएसटी में अब देखो कंसेप्ट क्या है। अब बी का कहना है गवर्नमेंट को कि सर देखो, मैंने 11 लाख रुपए ए को तो पे किया, ए ने 1 लाख रुपया गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट किया जो जीएसटी का पैसा था, यानी बी से जो कलेक्ट किया था। सो दिस 1 लाख रुपीज इज डिपॉजिटेड बाय ए टू द गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट का पैसा है, ए का नहीं है ये। अब बी का कहना है गवर्नमेंट को कि सर देखो, मैंने 10 लाख के गुड्स बी से ए से परचेज किए, अब 10 लाख में 5 लाख मैंने प्रॉफिट ऐड किया, 15 लाख में बेच रहा हूँ, यानी 15 लाख रुपए में मैंने ऑलरेडी 10 लाख का जीएसटी ऑलरेडी पे किया है। कैसे? बी हैज पेड द जीएसटी अमाउंट टू ए एंड ए हैज डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट। तो बी का कहना है कि सर मैंने ऑलरेडी 1 लाख पे किया है, तो आप वापस क्यों हमसे जीएसटी चार्ज कर रहे हो? सिर्फ वैल्यू जितने हमने ऐड किए उसी पे चार्ज करो ना। अच्छा, वैल्यू कितने ऐड हुई है? 10 लाख के गुड्स बी हैज सोल्ड फॉर द 15 लाख, हमने 5 लाख की वैल्यू ऐड की है। तो बी का कहना है कि हम आपको सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स देंगे, यानी कितना टैक्स पे करेंगे? यहाँ पे 50,000 रुपीज का हम टैक्स पे करेंगे। गवर्नमेंट एग्रीड, सही है। ओके, क्योंकि 15 लाख में से 10 लाख ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो आप, अब हमें सिर्फ एडिशनल 5 लाख पे टैक्स पे करो। अब ये गवर्नमेंट का कहना है, ये सही है, बट कैलकुलेशन आप कैसे करोगे वो समझो।
तो गवर्नमेंट ने बी को कहा कि देखो आप कैलकुलेशन ऐसे करो, आपका आउटपुट टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स यानी जो सेल किया इस पे कितना टैक्स पे कर रहे हो आप, 1.50 लाख। इसमें से आप ये जो परचेस पे टैक्स है जिसे कहते हैं ओके इनपुट टैक्स, यानी परचेज जो किया है इस पे कितना टैक्स पे किया आपने, 1 लाख। कौन सा 1 लाख, ये वाला 1 लाख जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो। और आउटपुट सेल पे टैक्स है ना, ये वाला टैक्स की बात कर रहा हूं मैं। गवर्नमेंट का कहना है डू वन थिंग, जो आउटपुट टैक्स में इनपुट टैक्स जो है ये लेस करो, यहाँ पे नॉट प्लस, यहाँ से लेस होगा। और जैसे आप ये लेस करोगे तो आपको इसकी लेस करने के बाद जो 50,000 रुपीज है यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, तो ये लायबिलिटी आपकी जनरेट होती है। तो ये लायबिलिटी का मतलब है दिस इज नथिंग बट दिस अमाउंट जो गवर्नमेंट को पे की है भी नहीं। ये बहुत कॉमन सिंपल कंसेप्ट है। अब सर इसका हमारे ब्लॉक क्रेडिट से क्या लेना देना है, चलो अब मैं ब्लॉक क्रेडिट बता रहा हूं आपको। अब गवर्नमेंट ने, अब देखो ये जो इनपुट टैक्स है इसे कहा जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो गवर्नमेंट, अब देखो कुछ केसेस में गवर्नमेंट का कहना है कि हम आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देंगे। अच्छा क्या मतलब नहीं देंगे, गवर्नमेंट का कहना है बी को कि देखो आपकी आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी 1.5 लाख है, हम आपको क्रेडिट दे रहे हैं, पर कुछ केसेस में हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे। तो क्या होगा नहीं देंगे तो नो आईटीसी। अगर मान लो इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर नहीं मिलती है तो क्या फर्क पड़ता है, अब देखो यानी नो आईटीसी, आईटीसी अगर नहीं मिलेगी तो क्या होगा, 1.50 लाख से ये तो लायबिलिटी होगी सेल्स पे, पर इनपुट टैक्स क्रेडिट जीरो होगी। यानी इसका मतलब गवर्नमेंट को अब 1.5 लाख रुपया देना पड़ेगा, किसको, बी को। यानी इंस्टेड ऑफ 50,000 रुपीज बी कितना पे करेगा, 1.50 लाख रुपीज, अगर आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर ब्लॉक की है तो। अब देखो यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक की है तो 50,000 रुपीज की इंस्टेड ऑफ 50,000 बी हैज टू पे 1,50,000, यानी कैश फ्लो 1 लाख रुपीज से उसको गवर्नमेंट को ज्यादा पे करना पड़ेगा, 1 लाख रुपीज। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट मी कंक्लूड हियर, लेट मी आस्क यू सिंपल क्वेश्चन। अगर कोई भी क्रेडिट, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नाउ लिसन केयरफुली। अगर एसएससी को अगर कोई क्रेडिट अगर उसकी ब्लॉक हो जाती है तो जितनी क्रेडिट उसकी ब्लॉक हो जाती है दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द कॉस्ट फॉर द दैट पर्सन। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, एक अगर मान लो कोई क्रेडिट अगर ब्लॉक क्रेडिट हो जाता है, यानी कोई क्रेडिट अगर ब्लॉक कर देता है गवर्नमेंट, यानी परमिशन नहीं है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की, तो इसका मतलब जो क्रेडिट की अमाउंट होती है दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द कॉस्ट फॉर द दैट टैक्स पेयर। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? इफ यस टाइप इन द चैट बॉक्स यस, अगर ना है तो भी ना मेंशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट मेंशन योर फीडबैक इन द चैट बॉक्स। ओके, यानी आईटीसी नहीं मिलना, कैन वी कॉल इट एज इज इक्वल टू द कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी वजह से। ओके रे, करेक्ट, आईटीसी न मिलने की वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। ओके, बिजनेस में कॉस्ट बढ़ जाएगी, करेक्ट आंसर है यस। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर नहीं मिलती है तो कॉस्ट बढ़ जाती है बिजनेस में, यानी इसका मतलब है अब यहाँ पे 50,000 की जगह पे 1.5 लाख अगर गवर्नमेंट को पे कर रहा है तो 1 लाख रुपए तो उसको ज्यादा पे करना पड़ रहा है ना गवर्नमेंट को, तो ये तो होगी उसकी कॉस्ट, मतलब उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा ऑब्वियसली। तो इसीलिए अब एक बात बताओ, अब ब्लॉक क्रेडिट गवर्नमेंट अगर करता है तो इसमें किसका बेनिफिट है, गवर्नमेंट का बेनिफिट है कि टैक्स पेयर का बेनिफिट है? टाइप इन द चैट बॉक्स हु इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड। अब ब्लॉक क्रेडिट के पहले 50,000 मिल रहा था, ब्लॉक क्रेडिट करने के बाद गवर्नमेंट को 1.5 लाख रुपया मिल रहा है, किसको बेनिफिट हो रहा है, गवर्नमेंट को बेनिफिट हो रहा है, करेक्ट, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यानी ब्लॉक क्रेडिट अगर हो जाती है, पर्टिकुलर कोई भी क्रेडिट ब्लॉक क्रेडिट अगर ट्रीट होगी, इसका मतलब उस टैक्स पेयर के लिए ये कॉस्ट बन जाएगा, उसके लिए लॉस है इन शॉर्ट। ओके, अब चलो इसके अब यहाँ पे और डिटेल में हम डिस्कशन करते हैं। तो दिस इज व्हाट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, चलो इसके साथ और एक मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू कैश,
डू यू एग्री विद दैट? क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना ये कैश मिलने के जैसे होता है। ओके, ये मैंने क्वेश्चन ऑब्वियसली, यानी किसी को अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलता है इज इक्वल टू गेटिंग द कैश, कैश मिलने के जैसे होता है। करेक्ट? यस। चलो, अभी मैंने काफी सारा बैकग्राउंड क्लियर किया है आपके। अब आपके इसमें एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आईटीसी अगर ब्लॉक क्रेडिट बन जाती है इसका मतलब कॉस्ट बढ़ेगी, और एसएससी हमेशा चाहेगा कि उसकी कॉस्ट न बढ़े, और इसीलिए लोग ये ब्लॉक क्रेडिट को नॉर्मल क्रेडिट समझ के यूज करते हैं, जो अलाउड नहीं होता है। अब क्वेश्चन ये कि सर ऐसे गवर्नमेंट क्यों करता है ये ब्लॉक क्रेडिट? चलो मैं आपको कुछ पॉपुलर रीजंस बताता हूं व्हाई गवर्नमेंट इज ब्लॉकिंग द क्रेडिट। ओके, चलो, देयर आर फ्यू रीजंस हियर। अब अगर आपको रीजंस पता है तो आपको लॉजिक बिल्कुल क्लियर होगा। सी, देयर आर फ्यू इंस्टेंसेस ब्लॉक क्रेडिट के, जहां पे जैसे कि वेयर वन सप्लाई लिंक एंड्स एंड द अदर स्टार्ट्स, ये बहुत कॉमन होता है। ओके, यस। सो कौन सी केसेस होती? चलो मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, फिर हम डिटेल में वन बाय वन हम देखेंगे। मैं पहले तो आपको एक माइंडसेट क्लियर कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, नॉट क्लियर, माइंडसेट क्रिएट कर रहा हूँ ब्लॉक क्रेडिट के लिए। ओके, अब जैसे देखिए, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। से ये है कंपनी, मारुति कंपनी है। अब मारुति कंपनी ने कार सेल की, ये कार सेल की ले डिस्ट्रीब्यूटर को, दिस इज जस्ट द एग्जांपल, डिस्ट्रीब्यूटर कार सेल की, लेट से कार है 5 लाख रुपीज की। अब ये कार सेल की, इसमें जीएसटी चार्ज किया, हम एग्जांपल 10% जीएसटी तो 50,000 का जीएसटी। ओके, तो ये क्या हुआ, ये कार सेल हो रही है, करेक्ट? देखो ये कार ये सेल हुई। अभी डिस्ट्रीब्यूटर ने ये कार आगे डीलर को सेल की। अब क्या सेल हो रही है? कार सेल हो रही है, ठीक है। वापस अब ये डीलर को, लेट टेक द एग्जांपल, 5 लाख रुपीज की कार जो है ये डीलर को सेल की, लेट टेक द एग्जांपल 7 लाख रुपीज में। कितने में? 7 लाख रुपीज में। ये डिस्ट्रीब्यूटर में जीएसटी चार्ज करेगा। हमारे एग्जांपल में 10% है 70,000 रुपीज, यानी 7.70 लैक्स। ओके, अब एक डीलर ने ये कार आगे जो सेल आगे सेल की, लेट टेक द एग्जांपल, ये है मिस्टर राम। अब ये राम है, अब ये राम ने ये कार परचेज की, देखो यहाँ पे ये कार परचेज की। जब जैसे ये कार 7 लाख की कार है, इसको 8 लाख में बेची। अच्छा, अब यहाँ पे जीएसटी, आंसर है यस, ये भी 10% जीएसटी 80,000 रुपीज, तो ये 8.80 लाख में ये राम। अब राम, अब देखो यहाँ, अब गवर्नमेंट का कहना है कि अब यहाँ पे लिंक देखो कैसे लिंक हो रही है। ये मारुति ने डिस्ट्रीब्यूटर को कार बेची, डिस्ट्रीब्यूटर कार ही डीलर को आगे बेची, यानी कार परचेस की कार बेची। डीलर ने भी क्या किया? कार परचेस की डिस्ट्रीब्यूटर से और राम को कार बेची। अब राम का कहना है, राम इज अ, लेट टेक द एग्जांपल, राम इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, ये है सी। अब राम का कहना है कि सर, राम इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राम का कहना है कि सर ये कार है, अब मैं भी तो बिजनेस कर रहा हूं। अब राम कहता है कि ये जो कार, सी मैं आगे ये कार बेचते, यानी ये नॉट इस कार, मैं भी तो सर्विसेज दे रहा हूं मेरे क्लाइंट्स को। अब जैसे राम, ओके, ये कार ऑब्वियसली एज अ बिजनेसमैन है। ओके, अब ये क्लाइंट को सर्विसेज दे रहा है, इसका कहना है कि मैं क्लाइंट को सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं मेरे भी साल की रिसिप्ट होती है, लेट टेक द एग्जांपल 50 लाख रुपीज। तो अब यहाँ पे, अब मैं भी जीएसटी यहाँ पे चार्ज कर रहा हूँ 5 लाख रुपए, तो मुझे भी क्रेडिट चाहिए। गवर्नमेंट के थॉट प्रोसेस समझो। गवर्नमेंट का क्या कहना है कि देखो कार कौन बेच रहा है यहाँ पे? लेट से गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने मारुति कंपनी को कहा कि आपने कितने में बेची है? 5 लाख में, जीएसटी हमें 50,000 का आप जीएसटी आपसे मिल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर से कलेक्ट किया, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? अब देखो डिस्ट्रीब्यूटर, समझो आप डिस्ट्रीब्यूटर कैसे, इसको, इसका आउटपुट टैक्स कितना है, सेल पे कितना टैक्स है डिस्ट्रीब्यूटर का? 70,000,
इसमें उसने कार कितने में परचेस किए थे, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी 50,000। तो गवर्नमेंट का कहना है कि आप मुझे 20,000 रुपया दोगे, क्यों? क्योंकि आप कार परचेस की, कार सेल की। तो डिस्ट्रीब्यूटर गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, 20,000 रुपीज। कैसे पता चला? चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे दिस इज 1, ये 1 इनपुट है, ये 2 आउटपुट, ये 2 आउटपुट, लाइक दैट। ठीक है, अब आगे चलो। व्हाट अबाउट द डीलर? डीलर को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी क्या? आंसर है यस। क्यों? कार परचेस कर रहा है, कार ही बेच रहा है। आगे अब इसको कैसे मिलेगी? इसका आउटपुट टैक्स है डीलर का 8 लाख रुपए, ये राम को कितने में बेच रहा है, 8 लाख में। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, 80,000 रुपीज। सॉरी, नहीं नहीं, 80,000 रुपीज, जस्ट मिनट। अब 80,000 रुपीज आउटपुट टैक्स है इसका, इसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट ये लेगा 70,000, यानी अभी गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, 10,000। कौन? ये डीलर गवर्नमेंट को 10,000 पे करेगा। कैसे? अब देखो यहाँ पे वापस सेम। तो आउटपुट सेल किया राम को, ये 3, ये 3, और परचेस किया, ये जैसे सेकंड वाला पार्ट जो परचेस किया उसकी क्रेडिट। अब आगे देखो, ये जो सीए का कहना है कि सर जैसे ये आपने डीलर को क्रेडिट की, वैसे मुझे भी क्रेडिट चाहिए। क्यों? बिकॉज मैं भी तो ये कार यूज कर रहा हूं मेरे बिजनेस के लिए, तो मुझे भी क्रेडिट चाहिए। ओके, अब गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे, बिकॉज यहां से ये क्रेडिट आपको ब्लॉक हो जाएगी, आपको नहीं देंगे। आपको क्यों नहीं देंगे? क्योंकि कार की ये चेन खत्म हो गई है। कार के लिए आप एंड यूजर हो, आखिरी यूजर हो। आपके बाद आप किसी को कार बेच रहे हो क्या? राम को कार, तो सीए हो, आप कार नहीं बेच रहे। आगे कार नहीं बेचोगे, आपको कार की क्रेडिट अब नहीं मिलेगी। यू आर द एंड यूजर। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में आपने कुछ से पर्सनल कुछ परचेस किया। ओके, तो पर्सनल जो भी परचेस करोगे इसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी, बिकॉज यू आर एंड यूजर। इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर है कि पूरा का पूरा बर्डन एंड यूजर पे आता है। तो गवर्नमेंट का कहना है कार के केस में आप एंड यूजर हो, और इसको इसलिए हम आपको कार की क्रेडिट नहीं देंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेट टेक द एग्जांपल, एक क्लाइंट से राम के 80, जैसे 5 लाख रुपया वो इसका आउटपुट टैक्स है, 5 लाख रुपीज, पर इसको आईटीसी मिलेगा क्या, मिलेगी क्या कार के? आंसर है नहीं। तो गवर्नमेंट को पूरा 5 लाख रुपए इसको पे करना पड़ेगा। नो आईटीसी। क्यों नहीं आईटीसी? बिकॉज एक चेन खत्म होके दूसरी चेन स्टार्ट हो रही है। ओके, एंड दैट्स व्हाई दिस इज बीन कॉल्ड एज द दिस इज बीन कंसिडर्ड एज अ ब्लॉक क्रेडिट। दिस इज वन रीजन। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। ओके, यस। दूसरा, अब देखो, दूसरा देखो, कुछ केसेस में, यानी अब मैं जो आपको बोल रहा हूँ कार की केस में ब्लॉक किए, बिकॉज एंड यूजर जो होता है उसको क्रेडिट नहीं मिलती है। आगे दूसरा पार्ट, जहां पे पर्सनल कंजम्पशन होता है, यानी आप जैसे आपने कुछ परचेस किया, आप खुद के लिए यूज कर रहे हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो गवर्नमेंट का कहना है पर्सनली जो कंज्यूम करोगे उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट हम नहीं देंगे। एक जनरल, मैं पहले जनरली बोल रहा हूँ, देन वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरी केस। तो उस केस में गवर्नमेंट ने कहा क्रेडिट नहीं देंगे पर्सनल कंजम्पशन के लिए। सर ये ब्लॉक क्रेडिट के पीछे क्या पूरा लॉजिकल है क्या? आंसर है नहीं। ये ब्लॉक क्रेडिट कंसेप्ट इज नॉट फुल्ली लॉजिकल। एक्चुअली ब्लॉक क्रेडिट कंसेप्ट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स का प्रिंसिपल ये है कि आपको सीमलेस क्रेडिट मिलनी चाहिए, पर ये ब्लॉक क्रेडिट जो है वो सीमलेस क्रेडिट को रोक लेता है बीच में। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स का बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट में। पर फिर भी सर ब्लॉक क्रेडिट गवर्नमेंट क्यों करती है? इसलिए कि ब्लॉक क्रेडिट करने की वजह से गवर्नमेंट का इनकम बढ़ता है, और गवर्नमेंट का कहना है कि हमें इनकम चाहिए, पहली बात। दूसरा, और इसके लिए यह सब गवर्नमेंट ने किया हुआ, जो जो भी मैं रीजन बोल रहा हूँ पर्सनल कंजम्पशन के लिए ब्लॉक किया है, क्योंकि पर्सनल कंजम्पशन के लिए देंगे तो गवर्नमेंट की इनकम कम हो जाएगा। सिमिलरली ये जो कार की केस में, चलो अब यहाँ पे हम कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। ओके, ब्लॉक क्रेडिट। अब देखो, मैंने जो ऑलरेडी बताया आपको, बहुत सारे मिस्टेक्स की जाती है। ओके, ब्लॉक क्रेडिट में किस केसेस में जनरली क्रेडिट को ब्लॉक किया हुआ है? पर्सनल कंजम्पशन के जो आइटम्स होते हैं इसके लिए गवर्नमेंट ने क्रेडिट को ब्लॉक किया है।
यानी इस केस में क्रेडिट नहीं मिलती है। दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज। ओके, इस केस में ये पर्सनल कंजम्पशन पे कभी भी नहीं मिलेगा। ओके, जैसे आपने मिठाई परचेस की, पर्सनल कंज्यूम कर रहे हो, नहीं मिलेगी क्रेडिट। खाना खा रहे हो, पर्सनल कंजम्पशन है, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। सिमिलरली इनपुट यूज विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, क्रेडिट नहीं मिलती है। आगे मैं और डिटेल में बात कर रहा हूँ, खत्म नहीं हो रहा है, तो स्टार्ट हो रहा है हमारा टॉपिक। टैक्सेस पेड एज अ रिजल्ट डिटेक्शन इवेजन ऑफ टैक्सेस, किसी ने फ्रॉड किया, इस वजह से कोई टैक्सेस है, ओके, उस केसेस में भी आपकी क्रेडिट ब्लॉक होगी। चलो हम अब डिटेल में डिस्कस करते हैं कौन से आइटम्स होते हैं ब्लॉक क्रेडिट के। तो ये मैंने यहाँ पे लिस्ट दी है, पर यही लिस्ट में आगे इन डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, पर ये सब पार्ट हमें यहाँ पे कवर करना है। तो नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट, परचेस ऑफ मोटर व्हीकल। पहले तो ये बताओ मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटर व्हीकल? क्या लगता है व्हाट इज द मोटर व्हीकल? किसे कहेंगे मोटर व्हीकल? तो एकदम बहुत सिंपल सा मतलब होता है मोटर व्हीकल का। मोटर व्हीकल का मतलब वो व्हीकल जिसमें मोटर होती है, सिंपल लैंग्वेज में। ऐसी व्हीकल जिसमें मोटर नहीं है वो मोटर व्हीकल नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, से कार क्या मोटर व्हीकल है? सर यस, उसमें मोटर होती है। बस क्या मोटर व्हीकल है? आंसर है यस, बस मोटर व्हीकल होती है। अच्छा, घोड़ा गाड़ी क्या मोटर व्हीकल है? आंसर है नहीं है, क्योंकि मोटर नहीं होते उसमें, वो घोड़ा खींचता है गाड़ी को। बैलगाड़ी क्या मोटर व्हीकल है? आंसर है नहीं। तो आपको आई थिंक इट इज बीन क्लियर, मोटर व्हीकल का मतलब वो व्हीकल जिसमें मोटर होती है, सिंपल लैंग्वेज में। ओके, अब इसके लिए ब्लॉक क्रेडिट गवर्नमेंट ने किया हुआ है। कैसे? तो मैंने तो रीजन ऑलरेडी बताया आपको। चलो अब ये प्रोविजन क्या कहती है वो हम समझते हैं। पहले तो पढ़ो आप। ओके, यस, ओके। सो मोटर व्हीकल किस टाइप का मोटर व्हीकल? गुड्स और सर्विसेज ऑन विच क्रेडिट इज ब्लॉक्ड, मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स विथ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू 13 पैसेंजर्स, ओके, इंक्लूडिंग ड्राइवर। क्रेडिट किसकी ब्लॉक की है गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट का कहना है कि जो 13 पैसेंजर से ज्यादा, 13 पैसेंजर की ज्यादा की नहीं है, 13 या उससे कम पैसेंजर की जो मोटर व्हीकल होगी, वो अगर कोई परचेस करेगा, इसकी क्रेडिट हम नहीं देंगे। यानी कौन सी कार कवर होगी यहाँ पे? इनोवा क्या कवर होगी? आंसर है यस, इनोवा भी लेस देन 13 पैसेंजर्स है। बाकी सब कार, मारुति कार, जो भी कार से, जनरली होंडा सिटी एंड ऑल दैट, सब कार्स कवर हो जाती है इसमें। ओके, अच्छा, क्या बस कवर होगी यहाँ पे? 40 पैसेंजर सीटर बस? आंसर है नहीं। यानी कोई अगर बस परचेस करेगा तो क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी? आंसर है यस, मिलती है। क्योंकि किसके लिए ब्लॉक की है क्रेडिट? यानी ऐसे व्हीकल की क्रेडिट ब्लॉक की है जिसकी कैपेसिटी 13 पैसेंजर से ज्यादा नहीं है। ओके, जिससे आगे, अब देखो ये जो एक टर्म रिफर्ड एज इन इलिजिबल मोटर व्हीकल, यानी ऐसी व्हीकल जिसको इन इलिजिबल है, क्रेडिट मिलने के लिए ये इलिजिबल नहीं है, इसीलिए से कहा जाता है इन इलिजिबल मोटर व्हीकल। ठीक है, ओके। यानी अब देखो 13 से ज्यादा पैसेंजर, 13 से और उससे कम पैसेंजर की व्हीकल है, इन एलिजिबल है, इसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अच्छा, अब देखो इन एलिजिबल मोटर व्हीकल, अब देखो थर्ड नंबर का पार्ट देखो यहाँ पे, कॉलम नंबर 3। इन एलिजिबल मोटर व्हीकल के केसेस में भी ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिसमें क्रेडिट मिलती है। थर्ड पार्ट, ineligible motor vehicle when used for any of the following purpose eligible purposes, यानी ऐसी व्हीकल 13 से ज्यादा पैसेंजर्स नहीं है, उसकी क्रेडिट नहीं मिलती है, बट कुछ केसेस में उसकी भी क्रेडिट मिलती है। कौन सी केसेस है ये? मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, यानी वो व्हीकल आगे बेची जा रही है, उस केस में मिलेगी। अब मैंने देखो ये वाला एग्जांपल आपको दिया है, ये यही वाला एग्जांपल है। कैसे? कौन सा वाला? ये वाला देखो, मारुति कार डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रही है, तो क्या कार की क्रेडिट मिलेगी ये इसको, डिस्ट्रीब्यूटर को? आंसर है यहाँ पे, आंसर है यस, मिलेगी, क्योंकि कार परचेस करके कार बेची जा रही है। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट का यही कहना है
कि अगर ये व्हीकल आगे सेल करने के लिए एक सेल करके वो आगे कर रहा है, उस केस में क्रेडिट मिलेगी। दूसरा देखो, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। अगर कोई व्हीकल अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए अगर यूज की जा रही है तो उस ट्रैवल एजेंसी को भी इसकी क्रेडिट मिलेगी। डोंट वरी, मैं आपको 100% एक्सप्लेन और करूंगा डायग्रामेटिक फॉर्म। यानी कोई अगर एजेंसी ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर वो व्हीकल परचेस करेगी तो इसके लिए भी क्रेडिट इसको मिलेगी। यानी मैं आपको मोटा मोटा सा यहाँ पे बताता हूँ। लेट टेक द एग्जांपल, सी दिस इज द व्हीकल, ठीक है, ये है। लेट मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, दिस इज इनोवा कार। अब अगर ये इनोवा, लेट टेक द एग्जांपल, सी ये कार लेट से पहला वाला पार्ट किसी डीलर ने परचेस की। अच्छा, डीलर क्या करेगा, आगे कस्टमर को बेचेगा। ये क्या आईटीसी की आईटीसी मिलेगी? आईटीसी अलाउड है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, आप अगर रनिंग नोट्स अगर बना रहे हो तो यू शुड नोट डाउन दिस ऑल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनोवा का डीलर या आगे बेचेगा कार, क्या डीलर को क्रेडिट मिलेगी? आंसर है यस, यस डीलर को मिलेगी। चलो, ये कार इनोवा कार परचेस की एबीसी ट्रैवल एजेंसी। अच्छा, ये क्या करेगी ट्रैवल एजेंसी? ये कार रेंट पे देगी, आगे क्या करेगी, ये आगे रेंटिंग करेगी ना कार के, क्या इसको क्रेडिट मिलेगी? आंसर है यस। कहां पे दिया है ये देखो, यही दिया है। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। ओके, ट्रैवल एजेंसी ट्रांसपोर्ट करेगी, आंसर है इसको भी मिलेगी। देन मेकिंग, थर्ड देखो, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग मोटर व्हीकल। यानी अगर यू नो जैसे गाड़ी अगर किसी ड्राइविंग मोटर ड्राइविंग स्कूल ने परचेस की, तो क्या क्रेडिट मिलेगी? आंसर है यस मिलेगी। पर अगर यही मोटर व्हीकल आपके मन में, सर सबको मिल रही है क्रेडिट, अरे सबको कहाँ मिल रही है? अब देखो मैं आगे बताता हूँ। लेट टेक दैट इसी दिस इज परचेज बाय द बिजनेसमैन। इसका बिजनेस है, इसके 10 फैक्ट्रियां है। ओके, और ये बिजनेस के लिए यूज करेगा, क्या ये बिजनेसमैन को क्रेडिट मिलेगी? आंसर है नहीं मिलेगी, नो। किसी सीए ने परचेज की, क्या क्रेडिट मिलेगी? आंसर है नहीं। किसी आर्किटेक्ट ने परचेज की क्या क्रेडिट मिलेगी? आंसर है नहीं मिलेगी। क्यों? बिकॉज मोटर व्हीकल है, इनएलिजिबल है। ये तीन पर्पस जो है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इस तीन केस में ही क्रेडिट मिलती है, बाकी केसेस में मोटर व्हीकल की क्रेडिट नहीं मिलती है। इज इट क्लियर टू यू? इफ यस, क्विकली टाइप इन द चैट बॉक्स क्लियर। ओके, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना ये, कि क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर ये मोटर व्हीकल इसको मिल रही है, उसको मिल रही है, इसको नहीं मिल रही है, क्यों ऐसे क्या हो रहा है? तो ये समझो आप, ठीक है। तो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट थॉट प्रोसेस हियर इज। तो अब थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक भी बताऊं। देखो, डीलर आगे बेचता है तो ये तो सही है। अब एबीसी ट्रैवल एजेंसी, देखो ट्रैवल एजेंसी का काम है डायरेक्ट मोटर व्हीकल यूज करता है उसके बिजनेस में, तो गवर्नमेंट का कहना है यस हम इसके लिए भी क्रेडिट देंगे। तीसरा है मोटर, ओके, ड्राइविंग स्कूल के लिए, यस इसके लिए भी है, यहाँ पे आपको क्रेडिट मिलती है। ओके, अब यहाँ पे देखो दूसरा, अब क्या दिया वर्डिंग देखो, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस। अब देखो यही व्हीकल, लेट टेक द एग्जांपल, अभी इनोवा नहीं है, ये ट्रक है, दिस इज द ट्रक। ओके, अब जैसे ये ट्रक है और ये ट्रक किसी कंपनी ने परचेज किया, बिजनेसमैन ने, तो क्या क्रेडिट मिलेगी? आंसर है यस। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए है ही नहीं ना, गुड ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। किसकी क्रेडिट नहीं मिलती है? क्रेडिट नहीं, देखो यहाँ पे वर्डिंग देखो आप, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस दिया है यहाँ पे, यू कैन सी हियर, सी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस। अगर ये गुड ट्रांसपोर्टेशन के लिए है तो इसकी 100% क्रेडिट मिलती है। ओके, 100% क्रेडिट मिलती है। तो गुड ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्रेडिट ब्लॉक गवर्नमेंट ने नहीं की है। तो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज। तो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं।
तो यू कैन गो थ्रू दिस एग्जाम्पल्स। ओके, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स टाइम स्पेंड टू रीड दिस। ओके, क्योंकि मैंने आंसर भी दिया हुआ है। ओके, देन आई विल आस्क यू द क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आई एम गिविंग 30 seconds टू रीड दिस स्लाइड। ओके, इज इट क्लियर? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन हियर? कुछ समझने में अगर दिक्कत है या 6 एग्जांपल्स में, तो यू कैन जस्ट मेंशन इन द चैट बॉक्स एग्जाम्पल नंबर, सो आई कैन टॉक ऑन दैट, अदरवाइज देन विल प्रोसीड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे कंसेप्ट। अगर मान लो ट्रक परचेस करोगे तो क्रेडिट मिलेगी, बसेस है क्रेडिट मिलेगी, बिकॉज पैसेंजर की साइज है 13 से ज्यादा ही होती है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आई होप दिस कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू एवरीवन नाउ। ओके, so now let's proceed further. Again, very important concept, leasing, renting, hiring of motor vehicles. अच्छा, क्या हो रहा है ये देखो। ओके, लीजिंग, रेंटिंग, यानी रेंट पे मोटर व्हीकल दी जा रही है। ओके, यस, अब इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। ओके, अब गुड्स एंड और सर्विसेज ऑन विच क्रेडिट इज ब्लॉक्ड। अच्छा, किसकी क्रेडिट ब्लॉक की है? लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स ऑन विच आईटीसी इज नॉट अलाउड। ओके, यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पे? लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग। ओके, जिसपे आईटीसी वैसे भी नहीं मिलती है, उसकी केस में। चलो मैं आपको अब एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे देखो, से लेट टेक द एग्जांपल हियर। ये बिजनेसमैन। अब देखो, बिजनेसमैन के लिए वो अगर कार परचेस करेगा, एनीवेज इसको क्रेडिट नहीं मिलेगी, करेक्ट। अब ये बिजनेसमैन अगर यही कार रेंट पे लेगा तो भी इसको क्रेडिट। ओके, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सी व्हाट गवर्नमेंट वांट टू से हियर। गवर्नमेंट का कहना है कि सी हियर, अब ये बिजनेसमैन, इसने इनोवा कार, लेट टेक द एग्जांपल, इसने हायर की इनोवा, हायर की। ओके, ए ट्रैवल एजेंसी से बिजनेस के लिए। ओके, रेंट। अब ये रेंट पे अगर बिजनेसमैन अगर ये रेंट पे कर रहा है 1 महीने का 1 लाख रुपीज, तो ये क्या इसकी क्रेडिट मिलेगी? आंसर है नो आईटीसी। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन अगर एक कार परचेस करेगा, अगर इसको नहीं मिलती तो वो रेंट पे भी लेगा कार, फिर भी इसको क्रेडिट नहीं मिलेगी। दिस इज एज सिंपल एज दैट। एंड आपको ये समझना है कि जो परचेस करेगा उसको नहीं मिलेगी, तो वही वो कार वो रेंट पे भी लेगा, नहीं मिलेगी क्रेडिट। दिस इज व्हाट दिस पार्ट here says. Okay, so now let us see here. अब आगे देखो, कुछ एक्सेप्शन दिए हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्सेप्शंस। सच सर्विसेज, मैं थर्ड कॉलम पढ़ रहा हूं। सच सर्विसेज व्हेन यूज्ड फॉर मेकिंग an outward taxable supply
of the same category of services or as the element of a taxable composite or mixed supply, उस केस में क्रेडिट मिलती है। चलो मुझे पता है आपको शायद समझा नहीं होगा, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, डोंट वरी। तो आगे देखो गवर्नमेंट का क्या कहना है। ओके सी हियर, अब ये लेट्स से ये बिजनेसमैन है। अब देखो यहाँ पे सेम एग्जांपल में कैरी कर रहा हूँ। अब बिजनेसमैन को इनोवा कार हायर करनी है, ए ट्रैवल एजेंसी, इसको उन्होंने कांटेक्ट किया और कहा कि देखो हमें इनोवा कार चाहिए। अब ये ट्रैवल एजेंसी के पास भी कार अवेलेबल नहीं, तो इसने क्या किया, बी ट्रैवल एजेंसी को कांटेक्ट किया। बी ने कहा कि हमारे पास है इनोवा, तो ए ने कहा कि आप कितना चार्ज करोगे, तो बी ने कहा हम 70,000 रुपीज आपको महीने का चार्ज करेंगे। तो क्या हुआ बताए, बी ने 70,000 रुपीज पर मंथ से बी ट्रैवल एजेंसी ने 70,000 पर मंथ से ये कार हायर की, जिसमें जीएसटी है 10%, 7,000। और ए ने क्या किया, सेम कार बिजनेसमैन को 1 लाख रुपीज पे रेंट पे दी, जिसमें इसको जीएसटी चार्ज करेगा 10,000। अब गवर्नमेंट का कहना है क्या बिजनेसमैन को क्या क्रेडिट मिलेगी, आंसर है नहीं, ब्लॉक है बिजनेसमैन के लिए। ये बिजनेसमैन भी आगे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, यानी ये आगे उसका बिजनेस है, वो आगे वो सर्विसेज दे ही रहा है, नहीं ऐसे। पर बी के लिए क्रेडिट ब्लॉक है, बी को नहीं, बी बिजनेसमैन को नहीं मिलेगी क्रेडिट, सॉरी बी नहीं, बिजनेसमैन को क्रेडिट नहीं मिलेगी। पर क्या ए को क्रेडिट मिलेगी, आंसर है यस, ए को आईटीसी मिलेगी। क्यों मिलेगी, आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि आप देखो ये क्या प्रोविजन कहती है कि सच सर्विसेज, एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं, यानी आईटीसी कब मिलती है, सच सर्विसेज व्हेन यूज्ड फॉर मेकिंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द सेम कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। यानी ये यहाँ पे देखो ट्रैवल एजेंसी ये कार रेंट की सर्विस दे रहा है, बी ट्रैवल, तो ए और ए भी आगे कार रेंटल की सर्विस दे रहा है, तो जो परचेज भी सेम सर्विस कर रहा है, सेल भी सेम सर्विस कर रहा है, उस केस में क्रेडिट मिलेगी। पर सर बिजनेसमैन को क्यों नहीं मिल रहा है, बिजनेसमैन देखो कार जो है वो कार रेंट पे ले रहा है, पर आगे कार वो किसी और को रेंट पे नहीं दे रहा है, ये बिजनेस के लिए यूज करेगा, यानी रेंट पे नहीं दे रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट नहीं मिलेगी। दिस इज व्हाट दिस पॉइंट इज, यानी सेम कैटेगरी में अगर है, एक ट्रैवल एजेंसी दूसरे ट्रैवल एजेंसी को अगर कार रेंट करेगी, इसको क्रेडिट मिलेगी। थर्ड पॉइंट देखो अब यहाँ पे, सच सर्विसेज कब क्रेडिट मिलेगी, सच सर्विसेज व्हेन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। अच्छा मतलब क्या हुआ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। से अब जैसे बीपीओज होते हैं, अब बीपीओज में जैसे शाम को थर्ड शिफ्ट में भी काम होता है, और लेट्स से फीमेल एम्प्लॉयज भी होती है। अब जैसे दिल्ली में थोड़ा सा वुमन सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई मान लो थर्ड शिफ्ट या नाइट शिफ्ट में अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय अगर होगी, तो उसके लिए एम्प्लॉयर को कंपलसरी कार की सर्विसेज प्रोवाइड करें, उसको पिकअप करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए कार मैंडेटरी है सर्विस। अब उस केस में अब देखो गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी बनाया है कि उस केस में क्रेडिट मिलेगी, उस वो जो बीपीओ एजेंसी, बीपीओ जो कंपनी है, उसको आंसर है यस। क्यों, बिकॉज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन की वजह से वो सर्विसेज को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर नाउ दिस पॉइंट ऑल्सो, if yes type in the chat box clear, okay, so that we'll proceed further। again बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ओके यस ओके। अब यहाँ पे देखो, हाँ अगेन यहाँ पे क्या सर, क्या हम येलो प्लेट ही होनी चाहिए क्या, ओके अब देखो यहाँ पे पहले बात तो ये समझो, ठीक है, येलो प्लेट इसलिए होनी चाहिए कि वो कमर्शियल व्हीकल है, रेंट पे, ओके रेंट पे ही व्हीकल, लेट्स टेक द एग्जांपल से आई हैव माय कार और मैंने किसी और को रेंट पे दिया, और उस आदमी ने किसी और को रेंट पे दिया, क्या उसको क्रेडिट मिलेगी, आंसर नहीं मिलेगी, क्योंकि इट कैन नॉट बी प्रूव्ड, इट इज नॉट अ कमर्शियल व्हीकल, इट्स अ पर्सनल व्हीकल। चलो now let's read remark also, ITC on leasing, renting or hiring of the motor vehicle on which ITC is allowed is also allowed, okay ठीक है, ये तो ठीक रिमार्क है। then ITC on such services are allowed in case of subcontracting, that is when such services are used by the taxpayer who is in the same category। ये सिर्फ explanation है, okay बाकी मैंने आपको ये point already आपको बताया है।
Okay, this is again the very common thing here to understand. Okay, now let's come to the third part, जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज रिलेटेड टू द मोटर व्हीकल। अब देखो, आपको अब तक तो पता चला है, अगर मोटर व्हीकल कोई परचेस करेगा तो उसको क्रेडिट अगर नहीं मिलती है तो वो कार, अगर मान लो वो कार का अगर वो इंश्योरेंस लेगा या उसकी सर्विसिंग कराएगा, ओके, या फिर जो भी अदर जो भी है कार से रिलेटेड इंश्योरेंस सर्विसिंग, किसी की भी उसको क्रेडिट नहीं मिलेगी। मैं एक बार आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ। लेट टेक द एग्जांपल, सी मैंने कार परचेस की, अब मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी। ओके, अब मैंने कार परचेस की और इसको मैंने, लेट टेक द एग्जांपल से, मैंने 6 महीने के बाद इसको इसमें सर्विसिंग के लिए भेजा और वहां पे उन्होंने जीएसटी चार्ज किया, तो क्या मैं क्रेडिट ले सकता हूँ? आंसर नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे कार की क्रेडिट नहीं मिलती तो कार के सर्विसिंग की क्रेडिट नहीं मिलेगी। अब मान लो 1 साल के बाद कार का इंश्योरेंस रिन्यू करना है, अब वो इंश्योरेंस की मुझे क्रेडिट मिलेगी? क्या आंसर है नहीं मिलेगी। यानी कार की क्रेडिट जिसको नहीं मिलेगी उसको कार के इंश्योरेंस की भी नहीं मिलेगी, ना उसके कार की सर्विसिंग की मिलेगी। पर जिस आदमी को कार की क्रेडिट मिलेगी उस आदमी को कार के इंश्योरेंस की भी क्रेडिट मिलेगी और कार के सर्विसिंग की भी क्रेडिट मिलेगी। दिस इज एज सिंपल एज दैट। चलो, ये पॉइंट क्या कहते हैं समझो। गुड्स और सर्विसेज ऑन विच क्रेडिट इज ब्लॉक, अच्छा किसके ब्लॉक किया है? जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिलेटिंग टू इनएलिजिबल मोटर व्हीकल। ओके, किससे रिलेटेड? इनएलिजिबल मोटर व्हीकल। ओके, अच्छा इनएलिजिबल मतलब क्या याद है? इनएलिजिबल का मतलब मैंने कहा था लेस देन 13 पैसेंजर्स। अभी मैंने कहा था ना ऐसे व्हीकल जिसके 13 से ज्यादा पैसेंजर्स नहीं होते। कहाँ कहाँ बताया मैंने? देखो ये वाला पॉइंट, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन विथ सीटिंग कैपेसिटी और लेस देन 13 पैसेंजर इंक्लूडिंग ड्राइवर, दिस इज कॉल्ड इनएलिजिबल। देखो मैंने दिया इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, 13 से ज्यादा पैसेंजर्स नहीं है, ओके, इसके लिए क्रेडिट नहीं मिलते। तो गवर्नमेंट का कहना है कि ऑब्वियसली अगर उसका इंश्योरेंस भी करोगे, आप रिपेयर करोगे, सर्विसिंग करोगे, इसके भी क्रेडिट नहीं मिलेगी। पर कुछ एक्सेप्शन दिए गवर्नमेंट ने। क्या एक्सेप्शन है देखो, such services relating to ineligible motor vehicle when used for eligible purposes। अच्छा क्या हो गया एलिजिबल पर्पजेस? देखो यहाँ पे मैं ये भी मैंने ऑलरेडी बताया आपको। देखो एलिजिबल पर्पजेस कौन से होते हैं? अब यही वाले पर्पजेस, नाउ लेट्स सी हियर, ये है एलिजिबल पर्पजेस। ये 3 पर्पजेस जो है एलिजिबल पर्पजेस में कंसिडर होते हैं। कौन से वाले? कौन से पर्पजेस? लेट्स सी, ये वाले फॉलोइंग एलिजिबल पर्पजेस कौन से? मोटर व्हीकल आगे सेल करने के लिए यूज हो रहा है। यानी अब जैसे वाला ये वाला एग्जांपल सी, अब ये डीलर को क्रेडिट मिलते हैं क्या? आंसर है यस। अब ये डीलर अगर कार का इंश्योरेंस लेगा, क्या उसको क्रेडिट मिलेगी? आंसर है यस, क्रेडिट मिलेगी। ओके, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यानी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली यहाँ पे बताता हूँ। सी हियर, मैंने ये ऑलरेडी आपको बताया। लेट्स सी हियर, देखो यहाँ पे मारुति कंपनी, मारुति ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा। अब ये इंश्योरेंस दिल्ली से, ये डिस्ट्रीब्यूटर है लेट्स से मुंबई, तो दिल्ली से ये कार मुंबई तक आ रही है, तो ये मारुति कंपनी ने इंश्योरेंस लिया, ट्रांजिट इंश्योरेंस। अब नई कार है, डिस्ट्रीब्यूटर के प्लेस पे भेजनी है, मान लो बीच में अगर मान लो डैमेज हुआ, कुछ हुआ, तो उन्होंने इंश्योरेंस लिया। कहते क्या मारुति कंपनी को एक कार के इंश्योरेंस की क्रेडिट मिलेगी? आंसर है मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके लिए देखो एक कार ही आगे बेच रहा, कार मैन्युफैक्चर करके कार आगे बेच रहा है, इसको मिलेगी। क्या डिस्ट्रीब्यूटर अगर मान लो इंश्योरेंस लेता है, इसको क्रेडिट मिलेगी? आंसर डिस्ट्रीब्यूटर को भी मिलेगी। अच्छा, डीलर कार की, क्योंकि डीलर मान लो ये कार की जो है उसका इंश्योरेंस ले रखा है, डीलर को मिलेगी? यस मिलेगी। क्यों? क्योंकि डीलर को क्रेडिट मिलती है कार की। पर चलो ये राम है, राम ने कार परचेस की, क्या कार की क्रेडिट मिलेगी राम को? आंसर नहीं मिलेगी, देखो ब्लॉक किया हुआ है। अच्छा चलो, अब इसको कार परचेस करके उसको ब्लॉक किया है, पर वो कार परचेस की और उसने उसका सर्विसिंग की, इंश्योरेंस लिया, तो क्या क्रेडिट मिलेगी? आंसर नहीं मिलेगी। अगर आपको कार की क्रेडिट नहीं मिलती है तो उसके इंश्योरेंस की, ओके, या उसके सर्विसिंग की भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। दिस इज व्हाट दिस पॉइंट इज। तो सच
Services related to ineligible motor vehicle when used for eligible purposes. अच्छा, such services when received by, अच्छा ये पॉइंट देखो, ये एक्चुअली मैंने अभी कवर किया पढ़ने के पहले. Such services when received by manufacturer of ineligible motor vehicle, जैसे मैंने अभी मारुति का एग्जांपल दिया. देखो मारुति कार डिस्ट्रीब्यूटर के लोकेशन तक कार भेजती है. अब देखा ना, बड़ी वाली व्हीकल होती है, ऐसी मल्टी एक्सेल व्हीकल होती है, ऐसे वाली बड़ी वाली व्हीकल होती है, जैसे इसमें बहुत बहुत ज्यादा व्हील्स होते हैं. आपने देखी होगी ऐसी व्हीकल, बहुत व्हील्स होते हैं. तो इसमें देखो कार होती है, मल्टीपल कार होते हैं ऐसे. तो गवर्नमेंट का कहना है कि अगर ये अभी इस व्हीकल में कार ट्रांसपोर्ट होते हैं, दिल्ली से ये कार मुंबई तक आ रही है और मारुति कंपनी ने इसका इंश्योरेंस लिया है, तो क्या मारुति को क्रेडिट मिलेगी? आंसर है बिकॉज मैन्युफैक्चरर. Similarly, supplier of general insurance services in respect of ineligible motor vehicle. अच्छा क्या होता है, चलो मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ. सी, you have heard the name reinsurance. नाम सुना है आपने reinsurance का? If you type in the chat box, yes. अब देखो ये एंट्री क्या कहती है. अब लेट टेक द एग्जांपल से, अब मैंने आपको मारुति वाला एग्जांपल दिया. लेट से मारुति है. अब ये मारुति कंपनी ने, ठीक है, ये इंश्योरेंस लिया. ओके, let's take the example ICICI, okay, लोम्बार्ड से. जस्ट द एग्जांपल. ओके, अब इन्होंने मारुति ने इंश्योरेंस लिया कार का. अब इन्होंने इसको चार्ज किया. लेट टेक द एग्जांपल, 1 crore रुपीज, 100 lakhs. ओके, अब यहाँ पे इसने जीएसटी चार्ज किया 10 लाख. क्या आईटीसी की क्रेडिट मिलेगी मारुति को? आंसर है यस. ठीक है, क्यों? बिकॉज ये मैन्युफैक्चर मारुति. अब ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने क्या किया, अब इसको भी पता नहीं, बाद में पता नहीं कितना बड़ा क्लेम आएगा, तो इसने भी एक कंपनी से, ए इंश्योरेंस कंपनी से इन्होंने इसका री इंश्योरेंस करवाया. दैट इज कॉल्ड री इंश्योरेंस. अब ये री इंश्योरेंस कैसे, कि मारुति की लेट से 100 लाख रुपीज है, इसमें 1000 व्हीकल्स कवर होती है. अब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने ए इंश्योरेंस को कांटेक्ट किया और उनको पूछा कि देखो ये 1000 व्हीकल्स का आप इंश्योरेंस हमें दो, क्योंकि कल को मारुति अगर 1000 व्हीकल्स का अगर क्लेम अगर होगा तो इतने पैसे नहीं है हमारे. एग्जाम्पल, क्या हमें प्रॉब्लम आ सकता है. तो ए इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया. तो ए इंश्योरेंस कंपनी कहा कि ओके, ये 1000 कार का हम आपको 80 लाख रुपीज का हम आपको प्रीमियम चार्ज करेंगे, जिसपे हम जीएसटी भी 8 लाख रुपीज चार्ज करेंगे. तो गवर्नमेंट का कहना है ए इंश्योरेंस जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को जो ये सर्विस दे रही है, इसमें क्या आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को क्या आईटीसी मिलेगी? ओके, आईटीसी मिलेगी. आंसर है यस. सर कहां दिया है? ये वाला पॉइंट है. ये देखो, supplier of general insurance service in respect of ineligible motor vehicle insured by him. यानी ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अगर ए इंश्योरेंस लेगा, तो ये जो भी इसके पास इनवॉइस आएगी तो 8 लाख रुपए की क्रेडिट मिल जाएगी. आईटीसी मिलेगी क्या इसको? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को. आंसर है यस. ओके, दिस इज व्हाट दिस पॉइंट सेज. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. अगर कुछ मैंने एग्जांपल दिया, अगर आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स टाइम टू रीड दिस, क्विकली रीड दैट. ओके, आपको लिए मेरे लिए पढ़ना बहुत इजी है, पर मैं चाहता हूँ कि आप खुद पढ़ो ताकि आपकी लर्निंग ज्यादा अच्छी हो. गिविंग यू 30 सेकंड्स टाइम. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर.
आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, कॉमन है ये, और बहुत बार बार ये जब सब एंट्रीज होती है, जब भी आप कोई क्लाइंट क्लाइंट का काम हैंडल करते हो, तो बहुत सारे लोगों ने गलत क्रेडिट ली होती है, जो बाद में डिपार्टमेंट ये क्रेडिट को कैच करता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट हियर, फूड आउटडोर कैटरिंग। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। फूड जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए, जो भी अगर फूड या जो पर्सनल कंजम्पशन जो भी करता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्रेडिट को ब्लॉक किया है। जैसे मान लो आप किसी होटल में गए और होटल में आपने खाना खाया, और खाना खाने के बाद अगर वहां पे आपको अगर वो इनवॉइस मिलती है, तो आपको क्रेडिट मिलेगी क्या? आंसर है नहीं मिलेगी। तो गवर्नमेंट ने देखो यहाँ पे क्रेडिट किसकी किसकी ब्लॉक की है, फूड एंड बेवरेजेस। ओके, जो भी खाना खाओगे, आउटडोर कैटरिंग, कंपनी में आउटडोर कैटरिंग के लिए, लेट टेक द एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्ट की दिया किसी को कंपनी का, लेट टेक द एग्जांपल से उनको लेट से 10 साल कंप्लीट हो गए, ओके, और उसके बाद उन्होंने लेट से फंक्शन रखा, एनुअल फंक्शन, और कैटरर को काम दिया, तो क्या उसको क्रेडिट मिलेगी? कंपनी को आंसर है नहीं मिलेगी, बिकॉज पर्सनल है, नहीं मिलेगी। ब्यूटी ट्रीटमेंट, यानी क्लाइंट का, लेट टेक द एग्जांपल, डायरेक्टर है, क्लाइंट के डायरेक्टर है, लेडी डायरेक्टर है, और उसने लेट से किसी ब्यूटी पार्लर में जाके ट्रीटमेंट ली, ब्यूटी ट्रीटमेंट, और कंपनी के नाम पे बिल आया, तो क्या कंपनी को क्रेडिट मिलेगी? आंसर है नहीं मिलेगी, पर्सनल नेचर पे है। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, ओके, उसके पहले देखो ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, ऑब्वियसली क्रेडिट नहीं मिलेगी। एंड मेडिक्लेम, ओके, आप देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम्प्लॉय के लिए कोई भी मेडिक्लेम लिया जाता है या प्रोपराइटर खुद का मेडिक्लेम लेता है, इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मेडिक्लेम की नहीं मिलती है। ठीक, देन कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। अच्छा, क्या होता है एग्जांपल, जैसे एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी, जैसे उनको एक टाइप का ब्यूटिफिकेशन ट्रीटमेंट ही होती है कॉस्मेटिक सर्जरी। यहाँ पे देखा होगा कभी एक्टर एक्ट्रेसेस पर्टिकुलरली, कुछ जैसे कि बॉडी पार्ट थोड़े, दे वांट द शेप टू द फेस फॉर बॉडी पार्ट, तो वो भी कॉस्मेटिक सर्जरी है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि जो कॉस्मेटिक सर्जरी आप करोगे, इसकी भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। मान लो एक्ट्रेस ने कहा कि मैं तो ये सब कॉस्मेटिक सर्जरी की वजह से मेरा इनकम बढ़ता है, मैं तो प्रोफेशनल फी चार्ज कर रहा हूँ, तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट का कहना है नहीं मिलेगी। लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई यहाँ पे, इसकी भी क्रेडिट नहीं मिलती है। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्रेडिट किसकी मिलेगी? अब देखो एक्सेप्शन देखो, गवर्नमेंट का कहना है कि अगर कोई सेम कैटेगरी ऑफ सर्विसेज अगर प्रोवाइड करता है, तो उसको क्रेडिट मिलेगी। चलो एक बार पढ़ते हैं। Such goods or services when used by a registered person for making outward taxable supply of the same category of goods or services or as an element of taxable or composite or mix supply। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको तब पता चलेगा। लेट्स से कंपनी है, लेट्स टेक द एग्जांपल रिलायंस। अब रिलायंस ने एक कैटरर को सर्विस कॉन्ट्रैक्ट दिया, कैटरर का नाम है, ओके, बाबू कैटरर। अब इसको काम दिया, अब ये काम है 1 करोड़ रुपीज, 100 लाख रुपीज का काम है। बहुत बड़े बड़े गेस्ट आने वाले थे रिलायंस में। अब इसने यहाँ पे ये जीएसटी चार्ज करेगा 10 लाख का, 110 लाख हमारे एग्जांपल में 10% जीएसटी। क्या रिलायंस को क्रेडिट मिलेगी? आंसर है नो, इसको नो आईटीसी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ब्लॉक किया हुआ है। पर चलो, अब इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है बाबू कैटरर को, अब इसके पास इतना मैन पावर नहीं था, तो इसने क्या किया, उसमें से कुछ पार्ट जो दूसरे कैटरर को, रामू कैटरर, इसकी सर्विसेज ली। अब ये रामू कैटरर ने ये पूरा काम में जिसने जो भी कुछ सपोर्ट किया, उसके जिसने 40 लाख रुपया स्टार्ट चार्ज किया, अब जिसमें जीएसटी होगा 4 लाख, तो क्या बाबू कैटरर को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी? आंसर है यस, आईटीसी मिलेगी। क्यों मिलेगी?
बिकॉज सेम कैटेगरी में ये दोनों। कैसे? ये रामू बाबू कैटर को कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और रामू कैटर रिलायंस को कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो गवर्नमेंट का कहना है आप इनपुट भी सेम टाइप की सर्विस लेते हो, आउटपुट सेम टाइप की सर्विस है, उस केस में आपको इनपुट टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। कहा दिया ये देखो, such goods or services when used by a registered person for making auto taxable supply of the same category of goods or services, इसमें क्रेडिट मिलेगी। ये तीसरा पार्ट, such goods or services when provided by employer to the its employee under statutory obligation। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सी हियर। अब लाइफ इंश्योरेंस, अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विसेज अगर एम्प्लॉयज को देगा, नॉट सर्विसेज इंश्योरेंस देगा और उसका प्रीमियम पे जीएसटी चार्ज होता है तो उसकी क्रेडिट नहीं मिलती है। पर अगर मान लो ये माइनिंग इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज है और वहां पे हजारडस होता है, रिस्क होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो 100 फीट 200 फीट ऐसे वो जमीन में जाके काम करते हैं वर्कर, तो बहुत डेंजर ज्यादा होता है, खतरा ज्यादा होता है। तो उस केस में गवर्नमेंट ने उनके लिए मैंडेटरी किया हुआ है कि इंश्योरेंस, इनका लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। तो उस केस में क्या वो माइनिंग कंपनी को क्रेडिट मिलेगी? आंसर है यस मिलेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, क्या क्लियर है सबको? इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। इस पे मैं और कुछ आपको पॉइंट बताना चाहता हूं। व्हाट अबाउट द जनरल इंश्योरेंस, यानी गुड्स एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे भेजना है, उसकी क्रेडिट अगर ली तो क्या होगा? क्या मिलेगी क्रेडिट? आंसर है यस मिलती है उसकी क्रेडिट। क्यों? बिकॉज सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को बैन किया हुआ है। ट्रांजिट इंश्योरेंस क्रेडिट ली है, यानी गुड ट्रांजिट में है, उसकी क्रेडिट ली, क्या क्रेडिट उसकी मिलेगी आईटीसी? आंसर है यस मिलेगी। एसेट्स, एसेट्स का इंश्योरेंस लिया हुआ, क्या उसकी क्रेडिट मिलेगी? आंसर है यस उसकी भी क्रेडिट मिलेगी। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। ओके, और वो ऑफिसर्स को भी पता नहीं होता। मैंने कितने केसेस में देखा है कि उनको इतना पता है इंश्योरेंस की क्रेडिट नहीं मिलती, बट ऐसे नहीं होता है। दिस इज व्हाट यू शुड सपोज टू अंडरस्टैंड हियर। ओके, यस, तो इसीलिए आपकी कमांड होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो फूड बेवरेजेस में आप देख सकते हो अगेन सेम है ये। ओके, गिविंग यू अगेन 30 सेकेंड। चलो एक बार रीड करो क्विकली। ओके, आई एम नॉट रीडिंग दैट, यू हैव टू रीड दिस एंड देन आफ्टर 30 मिनट्स वी विल अगेन सी दैट, वी विल गो टू नेक्स्ट पार्ट। Now I hope it has been very clear to everyone। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम कवर कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो नोट करो क्वेश्चन। ओके, स्लाइड नंबर नोट करो। मैं आपके 100% सभी क्वेश्चन के आंसर दूंगा, डोंट वरी। ओके, कि एट द एंड मैं डेडिकेटेड, हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन का राउंड होने वाला है। कुछ भी क्वेश्चन है, नोट डाउन द स्लाइड नंबर। आई एम गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। देयर विल नॉट बी अ सिंगल % डाउट इन योर माइंड। ओके, यस, चलो आगे आप देखो। नेक्स्ट पार्ट है, यू शुड अंडरस्टैंड दैट। ओके, अब अगर मान लो मेंबरशिप है, क्लब की मेंबरशिप ली है, कोई भी हेल्थ क्लब होता है या कोई जिम होती है, इसकी मेंबरशिप ली है, क्या उसकी क्रेडिट मिलती है? आंसर है नहीं मिलेगी। ओके, यस, तो उस केस में भी क्रेडिट नहीं मिलेगी। सिमिलरली ट्रैवल बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज,
गवर्नमेंट का कहना है इसकी भी क्रेडिट नहीं मिलेगी, यानी एम्प्लॉयज के लिए भी गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, आप एम्प्लॉयज को जो भी सर्विस देते हो उसके हम क्रेडिट नहीं देंगे। तो सेम पॉइंट है यहाँ पे, मैंने एग्जांपल दिया है कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, ओके, वो मेंबरशिप, क्लब की मेंबरशिप ली है, कंपनी के नाम पे बिल आ रहा है, तो क्या मिलेगी क्रेडिट? आंसर है बिकॉज पर्सनल नेचर। सिमिलर एम्प्लॉय पर्सनल लीव के लिए जा रहा है, वेकेशन के लिए, कंपनी ने उसका टिकट बुक किया, तो क्या क्रेडिट मिलेगी कंपनी को? आंसर है नहीं मिलेगी क्रेडिट। अगेन वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ब्लॉक क्रेडिट का हम डिस्कशन करने वाले हैं, वर्स कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, समझो ये वर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ओके, समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है ये बिकॉज वर्स कॉन्ट्रैक्ट की केसेस में गवर्नमेंट ने क्रेडिट को ब्लॉक किया है। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब जीएसटी में, जीएसटी थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ। जीएसटी के पहले सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स था, तो उसमें भी वर्स कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन था, पर उससे थोड़ी अलग डेफिनेशन जीएसटी में गवर्नमेंट लेके आई। ओके, तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द वर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब, गवर्नमेंट ने वर्स कॉन्ट्रैक्ट की क्रेडिट ब्लॉक की है। ओके, क्या होता है वर्स कॉन्ट्रैक्ट ये समझो। पहले तो टेक्निकली पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। से मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन, ओके, सो कंस्ट्रक्शन का मतलब पहले समझिए, इंक्लूड रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, अल्टरेशन, रिपेयर, ये सब कवर होता है। टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन, यानी कैपिटलाइज अगर होता है तो वो वर्स कॉन्ट्रैक्ट में कवर होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर कुछ भी कैपिटलाइज नहीं होता है तो वर्स कॉन्ट्रैक्ट में कवर नहीं होगा। क्वेश्चन सर कैपिटलाइज का मतलब क्या? कैपिटलाइज का मतलब है बैलेंस शीट में ये शो होगा। मैं आपको बताता हूँ, से कोई बिल्डिंग, बिल्डिंग को रिपेयर, अब हेवी रिपेयर किया, तो लेट टेक दिस इज द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में आपको पता है एसेट साइड होती है। अब बिल्डिंग है यहाँ पे, लेट टेक द एग्जांपल 100 लाख की, इसमें से रिपेयर किया तो रिपेयर भी यहाँ पे ऐड होगा, 10 लाख का, तो बिल्डिंग 110 लाख दिखेगी बैलेंस शीट। पर वही रिपेयर छोटा मोटा रिपेयर है, तो छोटे मोटा रिपेयर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस आउट हो, 1 लाख रुपए का खर्चा आया, तो वो रिपेयर जो है बिल्डिंग का रिपेयर, वो 1 लाख रुपया प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में डेबिट साइड में आप मेंशन कर सकते हो। तो ये जो बैलेंस शीट में शो होता है दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइज। तो ये रिपेयर 10 लाख का हेवी रिपेयर है, कैपिटलाइज है। गवर्नमेंट का कहना है अगर आप कैपिटलाइज करते हो, ओके, उस केस में आपको क्रेडिट नहीं मिलता है। चलो अभी अभी क्लियर नहीं हुआ है कंसेप्ट, मैं सिर्फ स्टार्ट कर रहा हूं। अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझो आप। अब क्या दिया है मतलब, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या क्या होगा? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, यानी कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है उस केस में ये यहाँ पे कवर होता है। कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और वे फैब्रिकेटर्स होते हैं जो विंडोज और ऐसे फैब्रिकेशन का काम करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का। अब ये जो सब मैं बातें कर रहा हूँ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड कर रहा हूँ। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड ही काम कवर होते हैं। कंप्लीशन, आधा अधूरा स्ट्रक्चर उसको कंप्लीट किया, ये भी कवर होगा। इरेक्शन, अच्छा इरेक्शन मतलब समझो, जब कोई मशीनरी स्टेप बाय स्टेप बिल्ड की जाती है इसे कहा जाता है इरेक्शन, इरेक्टेड। देखो, बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड, मशीनरी इज इरेक्टेड, ऐसे कभी नहीं यूज होगा। बहुत बड़ी मशीनरी है, उसको स्टेप बाय स्टेप, उसको मान लो अगर बनाया गया साइट पे, तो ऐसे नहीं कहा जाता मशीनरी इज बिल्ट अप, नो, मशीनरी इज इरेक्टेड। और बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्ट हुई तो कहते हैं बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड, डिफरेंस समझो। तो अगर कोई इरेक्शन अगर इरेक्शन है वो भी कहो, इंस्टॉलेशन, लेके आए उसको फिट किया, दैट्स कॉल्ड इंस्टॉलेशन। फिटिंग आउट, इंप्रूवमेंट, स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग है उसको इंप्रूव किया गया। मॉडिफिकेशन, सुधार किया उसमें, पॉजिटिव चेंज हुआ उसमें। रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, अल्टरेशन, कमीशनिंग। अच्छा कमीशनिंग क्या होता है? कमीशनिंग का मतलब ये वाला ब्रोकर को हम कमीशन देते हैं वो बात नहीं हो रही। कमीशनिंग का मतलब होता है कि कोई भी मशीन प्रोडक्शन स्टार्ट करने के पहले उसको थोड़ा ट्रायल किया जाता है, उसे कहा जाता है कमीशनिंग। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। से व्हेन आई वाज इन अ जेएसडब्ल्यू स्टील, तो वहां पे चाइना के इंजीनियर्स आते थे और मशीनरी को वहां पे वो इरेक्ट करते थे स्टेप बाय स्टेप।
पर मान लो मशीनरी बन गई, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, तो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट उससे प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, तो वो 1 महीने की इरेक्शन स्टेज में होती है, जैसे कि उससे सही प्रोडक्शन निकल रहा है क्या, गलत तो नहीं निकल रहा है आउटपुट, तो ये चेक किया जाता है, तो ये फेज होती है इरेक्शन की। अब ये जो सब कुछ, यानी इसमें से जो भी कोई भी एन एक्टिविटी अगर इमूवेबल पार्ट पे की जाती है, इनर पार्ट पे इमूवेबल प्रॉपर्टी पे की जाती है, तो इसे कहा जाता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो यहाँ पे आप नीचे देखो, ऑफ एनी मोर प्रॉपर्टी वेर इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। तो गवर्नमेंट का कहना है ये सब कुछ जब आप करते हो और कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर बन जाती है, तो ये इसे कहेंगे हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और गवर्नमेंट का कहना है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में, ओके ओके, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्रेडिट नहीं मिलती है। मैं आपको सिंपल सब एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि हाउ द गवर्नमेंट थॉट प्रोसेस इज। लेट टेक द एग्जांपल, से दिस इज द एग्जांपल देता हूँ, जैसे दिस इज लोढ़ा बिल्डर, वन ऑफ द वेरी पॉपुलर बिल्डर इन द मुंबई। अब देखो ये मान लो ये बिल्डर ने यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, सी हाउ द गवर्नमेंट थॉट प्रोसेस हियर। अब ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट ओके करने में बहुत सारे मटेरियल्स लगते हैं। अब यहाँ पे जैसे सीमेंट लगा, ब्रिक्स, ये बहुत सारा मटेरियल लगता है, सर्विसेज भी लगती है, जैसे कि आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर। अब ये कॉन्ट्रैक्टर इसको सर्विस दे रहा है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, यानी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर सर्विस दे रहा है, ऐसा भी होता है। अभी लोढ़ा बिल्डर ने, लेट टेक द एग्जांपल, ये यहाँ पे ये फ्लैट है, और ये फ्लैट लेट टेक द एग्जांपल किसी, लेट टेक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने या कोई कंपनी ने परचेस किया, तो क्या वो कंपनी को क्रेडिट मिलेगी। अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे देखो, देखो ये अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या बिजनेसमैन ने ये फ्लैट परचेस किया। अब ये लोढ़ा बिल्डर ने ये 1 करोड़ का फ्लैट है, इस पे जीएसटी भी चार्ज किया, 10 लाख, हमारे एग्जांपल में 10% है, तो क्या ये बिजनेसमैन को क्रेडिट मिलेगी, क्या आंसर है नहीं मिलेगी। क्यों? बिकॉज ए वर्स कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज कॉल्ड अ वर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो गवर्नमेंट का कहना है वर्स कॉन्ट्रैक्ट की केस में क्रेडिट ब्लॉक की है। ओके, अब यहाँ पे देखो कुछ और भी पार्ट्स यहाँ पे निकलने वाले हैं, चलो नाउ लेट्स रीड दैट। सो आईटीसी और वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ब्लॉक, इसको क्या, आईटीसी और वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कंस्ट्रक्शन ऑफ योर प्रॉपर्टी इज अवेलेबल ओनली इन द फॉलोइंग 3 सिचुएशन। वैसे क्रेडिट नहीं मिलती, सिर्फ 3 सिचुएशन में क्रेडिट मिलेगी। कौन सी 3 सिचुएशन है? When work contract service is availed by work contractor for providing work contract service, यानी गवर्नमेंट का कहना है अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर, ये देखो ये वाला, ये कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर को सर्विस दे रहा है, यानी बिल्डर को, तो क्या बिल्डर को क्रेडिट मिलेगी? आंसर है यस मिलेगी। अब मान लो पूरे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्टर को दिया, एक्स लिमिटेड को, ये कॉन्ट्रैक्टर है, वर्क कॉन्ट्रैक्टर है, और इसने बिल्डर को सर्विस प्रोवाइड की, और ये बिल्डिंग की कॉस्ट है 100 करोड़ रुपीस, इसमें कंस्ट्रक्ट किया, उसमें जिसमें जीएसटी है 10 करोड़ रुपीस, जो उसने बिल जो बनाया वो लोढ़ा बिल्डर्स को बनाया, कि लोढ़ा को क्रेडिट मिलेगा? आंसर है यस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वही गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हेन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल्ड बाय द वर्क कॉन्ट्रैक्टर फॉर प्रोवाइडिंग द वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, यानी दैट इज वर्क कॉन्ट्रैक्ट इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, यानी यहाँ पे ये भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और वोडा बिल्डर भी सीएस और उसके जो कस्टमर्स को वर्क कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेके दूसरे को वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जो प्रोवाइड करता है उसको इसकी क्रेडिट मिलती है। पर क्या है, सीए बिजनेसमैन को क्रेडिट मिलेगी? आंसर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आगे वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं प्रोवाइड करती। अच्छा, और क्रेडिट कहाँ पे मिलेगा? व्हेन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोई अगर प्लांट एंड मशीनरी को कंस्ट्रक्ट करता है एंड इरेक्ट करता है, प्रॉपर टर्म है इरेक्ट करता है, गवर्नमेंट का कहना है उस केस में भी क्रेडिट मिलेगी। चलो मैं आपको इसका भी एग्जांपल देता हूँ, से लेट टेक द एग्जांपल। पहले तो क्या प्लांट एंड मशीनरी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है क्या? आंसर यस, कुछ केसेस में होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सी मान लो ये एक 10 फीट का बहुत बड़ा बेस है, और इस बेस में
एक जनरेटर को इंस्टॉल किया गया, जो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इस तरीके का जनरेटर है, और ये जो बेस है बहुत बड़ा, यानी 10 फीट का बेस है, और ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज एक्चुअली सी, ओके, ये दिस इज अ जनरेटर। अभी जनरेटर जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा तो वो हिलता है, शेक, इसीलिए उसको फाउंडेशन दिया, फाउंडेशन में फिट किया हुआ है, इसकी वजह से वो नहीं हिलेगा जमीन से। अब ये हो गया इमूवेबल। क्या जनरेटर की क्रेडिट मिलेगी उस कंपनी को? आंसर है यस, क्योंकि ये मशीनरी है। यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर मशीनरी की है तो इसकी क्रेडिट मिलती है। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी मशीनरी नहीं, मूवेबल है, क्रेडिट मिलेगी? 100% मिलेगी। मूवेबल की तो क्रेडिट मिलेगी ही मिलेगी, मैं तो इमूवेबल की बात कर रहे हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में। या तीसरा, when the value of the works contract service is not capitalized। अच्छा, कब कैपिटलाइज नहीं होता है? अब देखो, बिल्डिंग, बिल्डिंग का छोटा मोटा रिपेयर किया, वो कैपिटलाइज नहीं होता, उस केस में वो रिपेयर की क्रेडिट मिलेगी। So this is what this case here is। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एग्जांपल दिए थे, अगेन थ्योरेटिकल है, ओके, यस, तो बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, पर ये सभी वही एग्जांपल्स है जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। अब दूसरा देखो, अब कोई ऐसे सोचता है यार मैं बिल्डर से घर परचेस करूंगा तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी, जैसे ये वाला एग्जांपल, सीए बिजनेस में बिल्डिंग में घर परचेस किया तो क्रेडिट नहीं मिल रही। पर अब ये मान लो ये बिजनेसमैन ने सोचा कि नहीं, मैं बिल्डर से परचेस नहीं करूंगा, मैं खुद कंस्ट्रक्ट करूंगा मेरा घर, उसके पास प्लॉट है, तो ये घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, अब ये प्लॉट है, इतना बड़ा प्लॉट है, इस प्लॉट पे अब ये बिजनेसमैन घर कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अब इस तरीके से लेट से उसका घर है, ये घर कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और इसके लिए ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, ये सब परचेस किया जा रहा है। क्या क्रेडिट मिलेगी? आंसर नहीं मिलेगी। तो ये सीमेंट की क्रेडिट नहीं मिलेगी, ब्रिक्स की किसी के भी क्रेडिट नहीं मिलेगी। अरे गवर्नमेंट का कहना है आप अगर बिल्डर से परचेस करते हो तो क्रेडिट नहीं मिलती है, तो खुद भी कंस्ट्रक्ट करोगे फिर भी इसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। अच्छा, कहां पे दिया है ये देखो, इनवर्ड सप्लाई रिज्यूड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी other than plant and machinery on his own account, even when such supplies are used in the course or furtherance of business। यानी यहाँ पे बिजनेसमैन का कहना है, अरे मेरा ऑफिस है, ये मेरा ऑफिस कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ये ऑफिस के लिए यूज करूंगा मैं ये। गवर्नमेंट का कहना है फिर भी हम आपको सीमेंट ब्रिक्स किसी की भी क्रेडिट आपको हम नहीं देंगे, क्योंकि ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है इस तरीके का काम करने के लिए आप ये काम कर रहे हो। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट सेज हियर। तो अगेन यहाँ पे वही यही एग्जांपल्स है, ओके। तो कंसेप्ट इज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द कंसेप्ट हियर, ओके। मान लो किसी ने टाइल्स परचेज किया, ब्रिक्स परचेज किया, तो इस केस में क्रेडिट ब्लॉक की हुई है। सेम पेंट, सीमेंट, ओके, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, but inter desire of the complex one of its varieties of good service allowed and a company same type of business एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे के लिए देगा तो उस केस में मिलती है, ओके। सेम थिंग, सेम एग्जांपल्स आर कंसिडर हियर। अब कुछ मिसलेनियस आइटम्स है जिसके बेसिस पे भी गवर्नमेंट ने क्रेडिट को ब्लॉक किया है, जैसे सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्रेडिट नहीं मिलते, जो मैंने अभी भी बताया आपको। देन कॉम्पोजिशन लेवी, कोई कंपोजिशन सप्लायर से कोई परचेस करेगा, क्रेडिट नहीं मिलती है। सिमिलरली इनवर्ड सप्लाई यूज फॉर द पर्सनल कंजम्पशन, जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, पर्सनली जो भी पर्सनल कंजम्पशन के लिए परचेस किया जाता है इसकी क्रेडिट नहीं मिलती है। सिमिलरली फ्री सैंपल्स, किसी को गिफ्ट दिया, या कोई गुड्स स्टोलन, यानी चोरी हो गए फैक्ट्री से गुड्स, उस केस में भी क्रेडिट नहीं मिलती है। जैसे गिफ्ट आइटम हुआ, किसी को फ्री सैंपल दी, जैसे मेडिकल, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, डॉक्टर्स को फ्री मेडिसिन देती है, तो क्या क्रेडिट मिलेगी? आंसर है नहीं मिलेगी। देन लॉस्ट गुड्स, फैक्ट्री से गोडाउन में चोरी हुई, ओके, तो उसके गुड्स की क्रेडिट मिलेगी क्या? आंसर है नहीं मिलेगी। गुड डिस्ट्रॉय हुआ, गोडाउन डिस्ट्रॉय हुआ, ओके, आग लग गई उसमें,
लेट्स से 1 करोड़ का लॉस हुआ तो क्या क्रेडिट मिलेगी? आंसर है नहीं मिलेगी, ये भी ब्लॉक क्रेडिट ही गवर्नमेंट ने यहाँ पे कवर किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लॉक क्रेडिट।